Hello my sweet listeners, I hope you all like my video. Please subscribe my channel FM Story World and don't forget to like, comment and subscribe my channel. अगर आप सबको कोई भी नॉवल की रिक्वेस्ट करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और कमेंट कीजिए. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड इट. थैंक यू. ये स्टोरी तभी कंटिन्यू होगी जब इसमें अच्छी रिस्पॉन्स मिलेगी. लेट्स स्टार्ट. 21 अगली बार मुझे हार्ट अटैक मत देना और मिसेज अंजलि की फटकार. अब तक वह अपने मन ही मन बोली, जिस तरह मेरे लिए जीजी बहुत इम्पॉर्टेंट है उसी तरह मेरे बच्चों के लिए आर्यव बहुत इम्पॉर्टेंट है. हे भगवान, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप आर्यव इस घर में भेजे या ना भेजे पर मेरे बच्चों को उसकी छाया मिल जाए. अगर आहिल और रूही आर्यव की छाया में रहे तो शायद उन्हें एक पिता का प्यार नसीब हो जाए जो उन्हें शायद ही अपने पिता से नसीब होगा. ये सब सोचते हुए उनकी आंखों से आंसू की एक धार बह गई. अब आगे. शिमला, हिमाचल प्रदेश. स्वर्ग राठौर मेंशन में माहेश्वरी अपने कमरे में बैठी पैकिंग कर रही थी. वह वायु की सारी पैकिंग पहले ही कर चुकी थी, बस उसकी खुद की ही बची थी. उसे पैकिंग करता हुआ मिसेज जानवी और मिसेज श्वेता उदासी से देख रही थी. उन दोनों के उदास चेहरे को देख माहेश्वरी उनके पास आए और उन दोनों का हाथ थाम कर बोली, मॉम, बड़ी मॉम, आप दोनों क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? मैं खुद का ख्याल रख लूंगी और साथ में वायु का भी. आप दोनों बस चिंता मत कीजिए. ये बोल उसने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई. उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देख मिसेज जानवी उसके गाल पर अपना हाथ रख प्यार से बोली, हम तो बस इतना ही चाहते हैं कि हमारी बच्ची हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहे. ठीक है, हम नहीं हो रहे परेशान, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको कल ही जाने की क्या जरूरत है. वही तो दीदी, तुम्हें क्या जरूरत है कल ही जाने की? 1-2 हफ्ते बाद चली जाना. मिसेज श्वेता मुंह फूलते हुए बोली. अपनी दोनों मॉम की बात सुन माहेश्वरी उन्हें समझाते हुए बोली, मॉम, बड़ी मॉम, मैं क्या करूं? 1 हफ्ते बाद हॉस्पिटल में मेरी ज्वाइनिंग है. उससे पहले मुझे पूरा घर शिफ्ट करना है वायु के लिए. वहां एक अच्छा सा स्कूल देखना है, वहां उसका एडमिशन करवाना है, वहां जाकर कितने काम है मुझे. 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा इन सब में, इसीलिए तो कल ही जा रही हूं मैं. प्लीज ना ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है, पर हमें टेंशन तो होगी ना. हमारी बच्ची जिसे आज तक हमने कहीं जाने नहीं दिया वह हमें छोड़कर दूसरे शहर जा रही है, वह भी इतनी दूर, मुंबई. मिसेज श्वेता उदासी से बोली. श्वेता, तुम चिंता मत करो, हम भी कभी कभी मिलने चले जाया करेंगे तो हमें ज्यादा याद भी नहीं आएगी इन दोनों की. मिसेज जानवी मिसेज श्वेता को नॉर्मल फील कराने के लिए बोली. उनकी बात सुन मिसेज श्वेता बोली, आप बिल्कुल सही कह रही हैं दीदी, हम दोनों हफ्ते या महीने में 1-2 बार तो चले ही जाया करेंगे जिससे हमें इन दोनों की याद भी नहीं आएगी. तो मही, तुम अपनी पैकिंग कर लो, मैं और दीदी तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स बना देते हैं जो तुम और वायु वहां जाकर खा लेना. स्नैक्स बनाना मुझे भी आता है. तो क्या हुआ, तुम्हें आता है तो मेरा बनाया हुई स्नैक्स और तुम्हारे बनाए स्नैक्स के टेस्ट में अंतर तो होगा ही ना. ये बोल मिसेज श्वेता ने मिसेज जानवी का हाथ पकड़ लिया और उनके साथ माहेश्वरी के रूम से बाहर निकल गई. दोनों किचन में जाकर माहेश्वरी और वायु के लिए स्नैक्स बनाने लगी. मिसेज श्वेता और मिसेज जानवी के रूम में परेशान सी बैठी हुई थी. मिस्टर अभिनंदन और मिस्टर अरविंद काफी देर से दोनों से पूछ रहे थे. उन्होंने कितनी बार पूछ लिया था कि परेशानी का कारण क्या है, पर वह दोनों तो कुछ बता ही नहीं रही थी. भले ही वह जानते थे कि वह दोनों माहेश्वरी और वायु के जाने से परेशान है, पर उन्होंने उन दोनों को कितना समझा लिया, पर वह तो कुछ समझने का नाम ही नहीं ले रही थी. आखिर में मिस्टर अरविंद झुंझलाते हुए बोले, श्वेता भाभी, आखिर बात क्या है? आप दोनों इतना परेशान क्यों हो? माहेश्वरी के भविष्य के लिए उसका जाना जरूरी है, साथ ही वायु के भविष्य के लिए भी. उनकी बात सुन मिसेज श्वेता गुस्से से बोली, तो आपको क्या लगता है हम ये बात नहीं जानते कि उन दोनों के ही भविष्य के लिए माहेश्वरी का जाना जरूरी है और हम दोनों उन्हें रोकना भी नहीं चाहते. पर हमारी चिंता की बात यह नहीं है. तो आप दोनों क्यों परेशान हैं? आप हमें कुछ बताएंगी तभी तो हम कोई सॉल्यूशन निकाल पाएंगे ना. मिस्टर अभिनंदन शांति से बोले. उनकी बात सुन मिसेज श्वेता की आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, भैया, माहेश्वरी हमसे दूर जा रही है. अरविंद यहाँ के सीएम है, आप इतने बड़े बिजनेसमैन हो, पर फिर भी आप दोनों ही लोगों का मुंह चुप नहीं करा सके. थोड़ा बहुत ही सही, पर माहेश्वरी और वायु ने लोगों के तानों का सामना तो किया ही है ना. पर अब वह हमसे दूर जा रही है. भले ही शहर कितने भी एडवांस क्यों ना हो, पर लोगों की मानसिकता कभी नहीं बदल सकती. वहां जाकर माहेश्वरी और वायु को क्या क्या सहना पड़ेगा, ये बात आप समझ नहीं रहे. हाँ, अभी श्वेता ठीक कह रही है, वहां जाकर मही और वायु को कितना कुछ सुनना और झेलना पड़ेगा जो उनके मेंटल हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ सकता है. मिसेज जानवी चिंता से बोली. उनकी बात सुन मिस्टर अभिनंदन अपनी शांत आवाज में बोले, हमें पता था आप दोनों इसीलिए चिंता कर रहे हैं, पर हम अपनी राजकुमारी के कदमों को पीछे खींच तो नहीं सकते ना.
हम जानते हैं कि उसे बहुत परेशानियों का सामना करना होगा, लेकिन ये परेशानियां उसने खुद अपनी किस्मत में चुना है, अब उसे इनका सामना करना ही होगा। हाँ भाई, ठीक कह रहे हैं, प्रिंसेस ने खुद इन परेशानियों को चुना था, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम बस उसे हमेशा सपोर्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। और वैसे भी आगे बढ़ने के लिए उसे इन सब चीज़ों का सामना करना ही होगा। आप दोनों को यह नहीं भूलना चाहिए कि वह कौन है। माहेश्वरी राठौर है वो, हमारी प्रिंसेस, और उससे भी ज़्यादा हमारी शेरनी है। वह उड़ने के लिए बनी है, पैरों में जंजीर बांधकर घर में बैठने के लिए नहीं, इसीलिए अगर उसे उड़ाना है तो ये सब सहना ही होगा। उन दोनों की बात सुन मिसेज जानवी और मिसेज श्वेता ने भी हाँ में सिर हिला दिया। वह दोनों भी यह जानती थी कि महेश्वरी को अगर ऊंची उड़ान भरनी है तो उसके लिए उसे दुनिया की तानों का सामना करना ही पड़ेगा, और ये ताने भगवान ने उसकी किस्मत में नहीं बल्कि उसने खुद अपनी किस्मत में लिखा था, वायु के लिए। चिल आउट कैफे। कैफे के अंदर 5 लड़कियां एक टेबल पर बैठी हुई थी। यह पांचों और कोई नहीं बल्कि माहेश्वरी, नैना, चित्रा, आलिया और राखी थे। इन 5 सालों में इन पांचों की दोस्ती बहुत गहरी हो चुकी थी। पूरे कॉलेज में पांचों की दोस्ती के चर्चे होते थे। नैना, चित्रा, आलिया और राखी को वायु से बहुत प्यार और लगाव था। उन चारों के चेहरे इस वक्त लटके हुए थे। वह अपने लटके हुए चेहरे के साथ ही बोले, मही तुम क्यों हमें छोड़कर जा रही हो, और तुम जा रही हो तो कम से कम वायु को तो यहाँ छोड़ दो, उसके बिना हमारा मन कैसे लगेगा। नैना बोली, क्यों तुम्हारा उसके बिना मन क्यों नहीं लगेगा, और मैं अकेले क्यों जाऊं, अपने माहेश्वरी मुंह बनाते हुए बोली। उसकी बात सुन चित्रा ने ना में सिर हिलाते हुए बोला, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, इतनी सीरियस बात पर भी तुम्हें इस बात की पड़ी है कि वायु से हम बहुत प्यार करते हैं, जलन की भी एक हद होती है। उसकी बात पर माहेश्वरी ने उसे ऐसा दिया एक्शन देखा जैसे उसने सुना ही ना हो, मतलब फुल इग्नोर मारा। तभी आलिया बोली, बट मही सीरियसली यार तू क्यों जा रही है। उसकी बात सुन माहेश्वरी बोली, यार मेरा जाना जरूरी है, वहाँ हॉस्पिटल में मुझे साइकेट्रिस्ट की जॉब मिली है और मुंबई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में भी मुझे एडमिशन मिला है। एक मिनट, तूने क्या कहा, तू मुंबई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से पढ़ रही है, पर तेरी तो सारी पढ़ाई कंप्लीट हो गई ना। राखी माहेश्वरी को बीच में रोकते हुए बोली। उसकी बात सुन माहेश्वरी आगे बोली, हाँ मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, पर मैं मैथमेटिक्स से पीएचडी करना चाहती हूँ। उसकी बात पर सब उसे ऐसे देखने लगे जैसे पता नहीं कौन से ग्रह से उठकर आए हो। चारों ने अपना सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर एक सुर में बोले, धन्य हो महारानी, धन्य हो, आपके चरण कहाँ हैं, हम स्पर्श करने हैं। क्या कर रहे हो यार तुम लोग, सब हमें ही देख रहे हैं। अरे देख रहे हैं तो देखने दो, तुम्हारा दिमाग है कि क्या है। पहले तुमने साइकोलॉजी की पढ़ाई की और साइकियाट्रिस्ट बन गई, इससे भी तुम्हें चैन नहीं मिला, तो साथ साथ तुमने बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों से तुमने ग्रेजुएशन और मास्टर्स किया, और अब तुम्हें इससे भी चैन नहीं मिल रहा है, तो तुम मैथ्स में भी पीएचडी करने की सोच रही हो। मतलब इसके लिए तो कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल वाला दिमाग चाहिए होता है। नैना हैरानी से बोली, तुम लोगों को पता है ना मुझे मैथ से कितना प्यार है, इसीलिए मैंने मैथ्स में पीएचडी करने की सोची। माहेश्वरी अपने मासूम चेहरे से बोली। उसका इतना मासूम चेहरा देख चारों पिघल गए और मुंह लटका कर बोले, ठीक है तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ। उन चारों का ये रिएक्शन देख अब माहेश्वरी की आंखें छोटी हो गई थी, क्योंकि उसे तो लगा ये लोग उसे 2-3 घंटे से पहले छोड़ने वाली नहीं है, और अभी तो 20 मिनट भी नहीं हुए थे उन्हें बात किए और चारों मान गई। अब उसे उन पर शक होने लगा था, इसलिए वह अपनी एक आईब्रो ऊपर करते हुए बोली, मुझे तुम चारों से कुछ गड़बड़ होने की स्मेल क्यों आ रही है। उसकी यह बात सुन चारों ने एक दूसरे को देखा और अपने चेहरे पर एक शरारती मुस्कान लिए बोले, क्योंकि हमने गड़बड़ की है। और क्या गड़बड़ किया है तुमने, माहेश्वरी के पूछने पर चित्रा हंसते हुए बोली, हम भी मुंबई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के लिए क्वालिफाइड हुए हैं, हम मास्टर्स वहीं से करेंगे। उनकी बात सुन माहेश्वरी हैरान रह गई, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी हैरानी भरी शक्ल देख आलिया अपने दोनों हाथ बांधते हुए बोली, तुम्हें क्या लगा हम तुम्हें और वायु को यूं ही जाने देंगे, तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे। राखी बोली, पर ऐसा नहीं है, हम तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। नैना बात को आगे बढ़ते हुए बोली, हमें बहुत पहले ही पता चल गया था कि तुम मुंबई जाने की तैयारी कर रही हो, इसीलिए हमने भी मुंबई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया, और वह स्कूल तो पूरे इंडिया में कितना ज़्यादा फेमस है, तो हमारे पेरेंट्स ने भी हमें वहाँ से आगे की पढ़ाई करने के लिए मना नहीं किया। तो अब हम पाँचों मुंबई में एक साथ जा रहे हैं, चित्रा खुशी से चाहते हुए बोली। उनकी बात सुन माहेश्वरी ने एक एक करके चारों के चेहरे को देखा, फिर एक गहरी सांस ली और टेबल पर पड़ा एक मैगजीन उठाकर उसका रोल बनाया और चारों को एक एक करके पीटने लगी। वही कैफे में जितने भी लोग मौजूद थे तब से उन पांचों को हैरानी से देख रहे थे, और कोई कोई तो उन पर हंस भी रहे थे। उन्हें ये बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग लग रहा था।
जब माहेश्वरी उन चारों को मार मार कर थक गई तो वह अपनी जगह पर बैठी और गिलास से पानी पीकर गुस्से से बोली, अगली बार मुझे हार्ट अटैक मत देना, और वैसे ये बहुत अच्छी बात है कि तुम चारों भी मेरे साथ चल हो, वरना मेरा क्या होता अकेले शहर में। ये बोल वह मुस्कुरा उठी। उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देख बाकी चारों भी मुस्कुरा पड़ी। 0/0 0/0 राजवंश मेंशन। आहिल और रूहानिका मिसेज अंजलि के साथ उनके रूम में थे और कुछ बातें कर रहे थे। तभी मिस्टर अनिल दरवाजे से अंदर आए और वह आहिल को देख कुछ बोलने ही वाले थे कि उससे पहले मिसेज अंजलि ने उन्हें अपना हाथ दिखाकर रोक दिया और गुस्से से बोली, मेरे बेटे को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये कहने के लिए आए हैं कि मेरा बेटा आर्यन के लिए सब कुछ छोड़ दे तो आपको यहाँ से खाली हाथ ही जाना होगा, क्योंकि वह ये नहीं करने वाला। पर मैं यहाँ ये सब कहने के लिए नहीं आया हूँ। अंजलि, तुम ये सब कैसी बातें कर रही हो? मैं तो बस उसे यह कहने आया हूँ कि आपको उस पर प्राउड फील हो रहा है। मिसेज अंजलि अपनी नम आंखों से बोली। आहिल और रूहानिका की नजरें भी झुकी हुई थी और उनकी भी आंखें नम थीं। मिसेज अंजलि अपने दोनों बच्चों की ओर इशारा करते हुए मिस्टर अनिल को देख बोली, अनिल देखिए, इन्हीं यह आहिल और रूहानिका है हमारे बच्चे, जिसे हमने बहुत लाड प्यार से बड़ा किया है। शादी के कई साल बाद तक हमें बच्चे नसीब नहीं हुए तो जीजी ने हमें दक्षिणेश्वर काली माँ के मंदिर जाने को कहा था ताकि हमें वहाँ से बच्चे का वरदान मिल सके। वह खुद भी शायद हमसे भी ज्यादा मंदिरों में घूमी ताकि हमें बच्चे नसीब हो सके। आर्यव को खुद से ज्यादा हमें देती थी ताकि हमें कभी बच्चे की कमी महसूस ना हो। शायद उनकी प्रार्थनाओं का ही असर था कि हमें बच्चे नसीब हुई। आपको याद है जब आहिल हुआ तब हमसे भी ज्यादा जीजी ने उसे संभाला, सबसे ज्यादा उसे प्यार दिया। शायद मुझसे भी ज्यादा ममता लुटाए उन्होंने आहिल पर। और आर्यव के लिए तो आहिल उसका प्यारा छोटा भाई था, उसकी जिंदगी था। लेकिन भाई साहब की एक गलती की वजह से न सिर्फ मुझसे मेरी जीजी और मेरे बेटे से उसकी बड़ी माँ दूर हो गई, बल्कि मुझसे मेरा बड़ा बेटा और आहिल और रूही से उसका बड़ा भाई हमेशा के लिए दूर हो गया। इतने साल हो गए हैं आर्यव को देखे। उससे बात की तरस गए हैं हम, उसे देखने के लिए तरस गए हैं हम। लेकिन आपको तो बस अपनी बड़े भाई ही नजर आते हैं जो कि पूरी दुनिया में सबसे सही इंसान है। उन्होंने जीजी के साथ इतना गलत किया पर फिर भी आपके नज़रों में वो सही है। आर्यव के साथ इतना गलत किया पर फिर भी वो आपके नज़रों में सही है। और आज जब हमारा बेटा उनके बेटे से ज़्यादा काबिल है, उसकी काबिलियत की वजह से उसे राजवंश कॉरपोरेशन का सीईओ बनाया जा रहा है, तो आप उस पर सभी के सामने गर्व करने की जगह अपने भाई के बेटों के सीईओ न बनने का मातम बना रहे थे। और अभी आप उस पर गर्व करने आए हैं। गर्व तो सभी के सामने सीना ठोक कर की जाती है, न कि अकेले ही बताकर। मिसेज अंजलि को अब तक बहुत गुस्सा आ चुका था। आज उन्होंने अपनी सारी भड़ास मिस्टर अनिल पर निकल ही ली थी। अपनी मॉम की बात सुन आहिल और रूहानिका की आंखों में भी आंसू थे। आहिल अपने बड़े भाई को बहुत मिस करता था। आहिल को थोड़ा ही सही पर आर्यव का प्यार नसीब हुआ था, पर रूहानिका उसे तो कभी आर्यव का प्यार नहीं मिला, पर फिर भी वह आर्यव से बहुत प्यार करती थी। उसका बड़ा भाई जो था वही अपनी बीवी की बात सुन मिस्टर अनिल सख्त लहजे में बोले, ऐसी बात नहीं है अंजलि, मुझे भी अपने बेटे पर गर्व है कि वह इतना ज़्यादा टैलेंटेड है, पर भैया का भी तो सोचो। उन्होंने तो पहले से ही सोचा था ना कि उनका बेटा ही आगे जाकर सीईओ बनेगा, और आज जब डिसीजन बदल गया तो उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा है। ये झटका नहीं लगता अनिल, और ना ही यह डिसीजन बदलता अगर आर्यन इस काबिल होता कि वह राजवंश कॉरपोरेशन का सीईओ बन सके। वह अपनी नाकाबिलियत का दोष मेरे दोनों बेटों के सिर पर नहीं डाल सकते। वह खुद इस काबिल नहीं तो इसमें हमारी क्या गलती। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि भाई साहब, भाभी, आर्यन और मिशा ऐसा बिहेव कर रहे हैं नॉर्मल है, लेकिन आप अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अपने ही बेटे की काबिलियत को कम कैसे मान सकते हैं? अंजलि, तुम प्लीज मेरी बात तो सुन लो, मिस्टर अनिल मिसेज अंजलि को मानते हुए बोले। पर उससे पहले ही मिसेज अंजलि ने उन्हें हाथ दिखाकर रोकते हुए बोली, बस अनिल, मुझे अभी आपसे कोई बात नहीं करनी है। अगर मैंने अभी आपसे बात की तो हो सकता है मैं गुस्से में और भी कुछ गलत कह दूं, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अभी जाए यहाँ से। ये बोल वह मुंह फेर कर खड़ी हो गई। मिस्टर अनिल उदास नजरों से मिसेज अंजलि, आर्यन और रूहानिका को देखने लगे, जो कि उनकी तरफ देख भी नहीं रहे थे। ये देख उनके दिल में एक टीस सी उठी और वह बिना कुछ कहे सिर झुकाकर कमरे से बाहर चले गए। उनके जाते ही रूहानिका ने अपनी मॉम से पूछा, मॉम, मैं आपसे एक बात पूछूं? तारांकन, क्या मिसेज जानवी और मिसेज श्वेता की चिंता सही है? तारांकन माहेश्वरी, वायु और उसके चारों दोस्तों की जिंदगी में क्या रंग लाएगा मुंबई शहर? तारांकन, क्या कभी आहिल और रूहानिका को फिर से नसीब होगा आर्यव का प्यार? 22 आर्यव का सपना और माहेश्वरी, वायु आए मुंबई अब तक। पर उससे पहले ही मिसेज अंजलि ने उन्हें हाथ दिखाकर रोकते हुए बोली, बस अनिल, मुझे अभी आपसे कोई बात नहीं करनी है। अगर मैंने अभी आपसे बात की तो हो सकता है मैं गुस्से में और भी कुछ गलत कह दूं, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अभी जाए यहाँ से।
ये बोल वह मुंह फेर कर खड़ी हो गई। मिस्टर अनिल उदास नजरों से मिसेज अंजलि, आर्यन और रूहानिका को देखने लगे, जो कि उनकी तरफ देख भी नहीं रहे थे। ये देख उनके दिल में एक टीस सी उठी और वह बिना कुछ कहे सिर झुकाकर कमरे से बाहर चले गए। उनके जाते ही रूहानिका ने अपनी मॉम से पूछा, मॉम मैं आपसे एक बात पूछूं? अब आगे मिसेज अंजलि खुद को शांत कर बोली, पूछो रूही, क्या पूछना चाहती हो तुम? मॉम क्या मुझे और भाई को कभी आर्यव भाई का प्यार मिलेगा? रूही मासूमियत से बोली। उसकी बात सुन मिसेज अंजलि अपने दोनों बच्चों की ओर देखने लगी, जो उन्हें ही टकटकी लगाए देख रहे थे। उन दोनों की तरफ देख मिसेज अंजलि मुस्कुराते हुए बोली, अरे ऐसे कैसे नहीं मिलेगा तुम्हें आर्यव का प्यार? जरूर मिलेगा, बस तुम्हें उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। अहिल तुम अब राजवंश कॉर्पोरेशन के सीईओ हो और रूही तुम भी अब राजवंश कॉर्पोरेशन में काम करोगी, तो तुम दोनों आर्यव से मिल सकते हो। और जब तुम उससे मिलोगी तो तुम अपने दिल की बात जरूर कहना, क्योंकि चाहे आर्यव पूरे परिवार से कितनी भी नफरत करता हो, लेकिन वह तुम दोनों से नफरत नहीं करेगा। अपनी मॉम की बात सुन आहिल और रूही एक दूसरे को देख मुस्कुरा दिए और अपनी मॉम के गले लग गए। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा मोम, अब तो हम भाई से मिल सकते हैं। देखना एक बार भाई मुझे मिल जाए, उसके बाद मैं उनसे कहूँगा कि भाई मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ पहले की तरह ही रहूँ, आपका छोटा भाई बनकर। आप घर में भले किसी को पसंद ना करें, किसी से प्यार ना करें, किसी से बात ना करें, लेकिन कम से कम हमें तो अपने दिल में जगह दे दे। आहिल अपनी मॉम के गले लगा मुस्कुराते हुए बोला। उसकी बात को आगे बढ़ते हुए रूहानिका बोली, हाँ मॉम, आहिल भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी उनसे कहूंगी कि भाई आप भले ही मुझे अपने दिल में छोटी सी जगह दे, पर आप हमसे प्यार करें। अपने दोनों बच्चों की बात सुन मिसेज अंजलि की आंखों में आंसू आ गए और वह दोनों के सिर पर हाथ रख भगवान से प्रार्थना करते हुए मन ही मन बोली, हे महादेव, अनिल भाई साहब के चक्कर में कभी भी एक पिता होने का फर्ज नहीं निभा सके। अब तो मुझे बस आर्यव से ही उम्मीद है। मुझे पता है कि आर्यव मेरे बच्चों को अपने भाई बहन, अपने बच्चों जैसा प्यार देगा। आहिल और रूही को भी आर्यव से बहुत लगाव है। मुझसे तो आपने मेरा बड़ा बेटा छीन लिया, कम से कम मेरे बच्चों को उनके बड़े भाई का प्यार दे दो। एक और प्रार्थना भी है महादेव, इसे भी पूरा कर दीजिए। मैं चाहती हूँ कि आर्यव की जिंदगी में कोई आए तो उसकी बेरंग जिंदगी को रंगों से भर दे, उसकी दुख भरी जिंदगी को खुशियों से भर दे, वह अपने अतीत के सारे दर्द भूल जाए। यही प्रार्थना है मेरी आपसे। ये सोच वह अपने दोनों बच्चों को देखने लगी, जो उनके गले लगे अपने ही ख्यालों में गुम थे। वही उस रूम के बाहर खड़े मिस्टर अनिल भी यह सब सुन रहे थे। उन्हें भी पता था कि उनकी पत्नी का उनकी बड़ी भाभी से कितना ज्यादा लगाव और जुड़ाव था, और उनके बच्चे भी आर्यव से बहुत प्यार करते थे, पर फिर भी वह कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके लिए उनका बड़ा भाई सबसे पहले आता था। 0/0 0/0 AR विला। यह एक रो में फैला विला किसी महल की तरह था, बहुत ही सुंदर। उसके चारों ओर बहुत सारे ब्लैक यूनिफॉर्म पहने गार्ड हाईटेक वेपन्स के साथ उस विला की सिक्योरिटी को देख रहे थे। सभी के सीने पर ब्लू बैजेस थे, जो कि यह एहसास करवा रहे थे कि यह सब आर्यव राजवंश के पर्सनल गार्ड है। यह विला आर्यव का था, जो उसने 2 सालों में बनवाया था। यह विला उसने स्पेशली खुद के लिए और माहेश्वरी के लिए बनवाया था। इसमें वह हर एक चीज़ थी जो लड़कियों के टेस्ट के हिसाब से होती है, और हैरानी की बात यह थी कि यहाँ हर चीज़ माहेश्वरी के टेस्ट के हिसाब से थी, जबकि आर्यव को माहेश्वरी के नाम और उसकी हरी आंखों के अलावा कुछ भी नहीं पता था। अब इसे कोइंसिडेंट कहेंगे या फिर आर्यव का प्यार, जो कि उसने अपने पूरे विला को माहेश्वरी के टेस्ट के हिसाब से डेकोरेट करवाया था। यह विला पूरा सफ़ेद संगमरमर का बना था, जिसमें इटालियन, इंडियन और यूरोपीय टच साफ साफ दिख रहा था। इसमें बहुत सारे फर्नीचर अलग अलग देशों से मंगाए गए थे। गार्डन में बहुत सारे फूल थे, जो कि बाहर देश से ही मंगाए गए थे। इस विला के एक रूम में आर्यव अपने बिस्तर पर पेट के बल सोया हुआ था। नीचे से उसने ब्लैक लोअर पहना हुआ था और अपर बॉडी नेकेड थी। उसके माथे पर पसीना साफ साफ देखा जा सकता था, जिससे पता चल रहा था कि वह कोई सपना देख रहा है। सपने में एक लड़की जिसने व्हाइट अनारकली सूट पहना है, उसका चेहरा तो साफ साफ नहीं दिख रहा, पर उसकी हरी आंखें साफ दिख रही है। उसका पूरा चेहरा धुंधला है, पर उस धुंधलाहट में भी उसकी मुस्कान और आवाज को साफ साफ सुना जा सकता था। आर्यव को माहेश्वरी की हरी आंखों के अलावा उसे उसकी आवाज भी बहुत अच्छे से याद थी। माहेश्वरी के चारों ओर कोहरा छाया हुआ था और आर्यव उस कोहरे को चीरते हुए माहेश्वरी की ओर बढ़ रहा था। वह उस तक पहुंच पाता कि तभी उसे उसकी आवाज सुनाई दी, मैं बहुत जल्द आ रही हूँ तुमसे मिलने, मेरा इंतजार करना। वह ये बोल जाने लगी कि तभी उसे पीछे से आर्यव ने रोकते हुए बोला, रुको, तुम कहाँ जा रही हो और तुम कब आओगी मेरे पास? उसके रोकने से माहेश्वरी पीछे मुड़ी तो आर्यव ने देखा कि उसकी हरी आंखों में एक चमक है। तभी उसने कुछ अलग सा महसूस किया। उसने देखा कि माहेश्वरी अकेली नहीं है, उसके बगल में एक छोटी सी परछाई है, जो किसी बच्चे के होने का एहसास दिला रही थी, जिसे वह समझ पाता कि उससे पहले ही माहेश्वरी गायब हो गई और उसकी नींद खुली गई। उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, स्टरलाइट।
जब उसने अपनी आंखें खोली तो पाया कि वह तो सिर्फ सपना देख रहा था। वह अपने बिस्तर से उठा और बालकनी में गया। उसके हाथ बालकनी की रेलिंग पर कशी हुई थी। थोड़ी देर चांद की रोशनी में नहाने के बाद वह तड़प और सकन भरी आवाज में बोला, और कितना इंतजार करवाओगी मुझे? पिछले 5 साल से हर रोज यही सपना देखता हूँ, तुम मेरा नाम पुकारती हो, लेकिन आज सपने में कुछ अलग था। तुमने कहा तुम मेरे पास आ रही हो, इसका मतलब हमारी बहुत जल्द मुलाकात होगी और उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मुझे यूं तड़पाने के लिए। ये बोल उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई, पर इन सब में वह ये भूल गया कि उसने सपने में छोटे से बच्चे की परछाई भी देखी थी। कुछ देर बालकनी में ठंडी हवा लेने के बाद वह वापस अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। नेक्स्ट डे, शिमला, हिमाचल प्रदेश। शिमला एयरपोर्ट पर पूरी राठौर फैमिली खड़ी थी। वायु और माहेश्वरी की फ्लाइट आज की ही थी और पूरा राठौर परिवार उन्हें छोड़ने के लिए एयरपोर्ट आए हुए थे। वह लोग टाइम से 1 घंटे पहले ही आ चुके थे और पिछले आधे घंटे से माहेश्वरी अपनी मॉम और बड़ी मॉम की बातें सुन रही थी और वह सुन सुन के अब इरिटेट हो चुकी थी। वह अपनी इरिटेशन भरी आवाज में बोली, मॉम, बड़ी मॉम, आप लोग कितना समझाएंगे मुझे? मैं कल से आप दोनों की यह बातें सुन रही हूँ और आप मुझे सच में इरिटेशन हो रहे हो। अब आप मुझे प्लीज़ ये सब चीज़ें मत समझाएं और हाँ, अब कुछ मत बोलना आप दोनों। मैं समझ चुकी हूँ कि मुझे वहाँ अपना अच्छे से ख्याल रखना है, अच्छे से खाना खाना है, अच्छे से रहना है और अपने साथ साथ वायु का भी ख्याल रखना है और दूसरों की बातों को ज़्यादा ध्यान से नहीं सुनना है। बस अपने और वायु के फ्यूचर पर फोकस करना है, किसी से ज़्यादा झगड़ा नहीं करना, पंगे नहीं लेना। मैं समझ गई, अब आप दोनों शांत हो जाए। माहेश्वरी की बात पर मिस्टर अभिनंदन मिसेज जानवी और मिसेज श्वेता से शांत आवाज में बोले, जानवी, श्वेता, तुम दोनों ने हमारी राजकुमारी को कितना परेशान कर दिया है। राजकुमारी सही कह रही है, वह कर लेगी सब कुछ। जिस तरह तुम एक माँ हो उसी तरह वह भी एक माँ है और तुम दोनों को ही यह पता होना चाहिए कि एक माँ हर काम सही कर लेती है। बिल्कुल ठीक कहा भैया ने, वह सब संभाल लेगी, आप दोनों अब शांत हो जाए। मिस्टर अभिनंदन की बात को आगे बढ़ते हुए मिस्टर अरविंद बोले। उन दोनों की बात सुन मिसेज जानवी और मिसेज श्वेता शांत हुए, पर अचानक से मिसेज श्वेता को कुछ याद आया और वह माहेश्वरी को देख पूछ पड़ी, मही, तुम्हारे साथ तुम्हारे 4 दोस्त नैना, चित्रा, आलिया और राखी भी तो जाने वाले थे, उनका क्या हुआ? वे सब 2 दिन बाद आएंगे, मैं आज जा रही हूँ। तो तुम भी उनकी तरह 2 दिन बाद जाओ ना, आज ही क्यों जा रही हो? मिसेज जानवी बोली। वह इसलिए बड़ी मॉम, क्योंकि उन चारों को तो हॉस्टल में रहना है पर मुझे अपार्टमेंट में रहना है, तो अपार्टमेंट को एडजस्ट करने में मुझे टाइम तो लगेगा ना, माहेश्वरी उन्हें समझाते हुए बोली। वायु भी यह सब काफी देर से देख रहा था और अब उसे अपनी नानी और बड़ी नानी पर गुस्सा आ रहा था कि वह उसकी मॉम को इतना परेशान क्यों कर रही है। वायु श्रीधर की गोद में था और अपने हाथ बांधे आंखें छोटी किए सब कुछ देख रहा था। वायु बोला, नानी, बड़ी नानी, आप मॉम को इतना परेशान मत कीजिए, वह सब समझ जाती है और उनके साथ मैं भी तो जा रहा हूँ, मैं मॉम को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, आप दोनों चिंता मत कीजिए। वायु की बात सुन वहां खड़े सभी लोगों के चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान आ गई। मिसेज जानवी वायु को श्रीधर की गोद से अपनी गोद में लेते हुए प्यार से बोली, ये तो ठीक कहा तुमने वायु, जब तुम हो तो हमें तुम्हारे और मही की चिंता थोड़ी कम ही करनी चाहिए, क्योंकि वायु है ना मही को प्रोटेक्ट करने के लिए। ऑफकोर्स बड़ी नानी, मैं मॉम को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करूंगा, वायु घमंड से बोला। वहां सब लोगों को यही लग रहा था कि वायु मजाक कर रहा है, पर उसी के बगल में खड़े श्रीधर का फेस सीरियस हो चुका था, क्योंकि वायु की असलियत सिर्फ और सिर्फ वही जानता था। वायु के भी कुछ राज थे जिसके बारे में माहेश्वरी को भी नहीं पता था। वायु क्यूट सा चेहरा बनाकर मिसेज श्वेता की ओर देख बोला, नानी आप दुखी मत हो, वायु रोज आपको कॉल करेगा और आपसे बात भी करेगा। वायु की इतनी प्यारी बात सुनो मिसेज श्वेता की आंखों में ठहरे आंसू बह गए और वह मिसेज जानवी से वायु को अपनी गोद में लेकर उसके पूरे चेहरे को चूमकर अपने गले से लगा लिया और रोने लगी। जब माहेश्वरी वायु को अपना बेटा बनाकर राठौर परिवार में लेकर आई थी, तब भले ही उनके दिल के एक कोने में यह बात थी कि माहेश्वरी वायु को अपनाकर अपना फ्यूचर बर्बाद कर रही है, पर समय के साथ साथ उन्होंने माहेश्वरी का वायु और वायु का माहेश्वरी के लिए प्यार देखा था और वायु तो शायद माहेश्वरी से भी ज्यादा उससे प्यार करता था। समय के साथ पूरे घर में वायु सभी का फेवरेट हो गया। अब वह खुद इस बात को भूल चुके थे कि वायु माहेश्वरी का अडॉप्टेड बेटा है, उनके लिए तो वायु माहेश्वरी का ही खून था, राठौर परिवार का खून था। मिसेज श्वेता के बाद मिस्टर अभिनंदन और मिस्टर अरविंद ने भी वायु को गले से लगाकर प्यार किया। सबको यूं इमोशनल होता देख माहेश्वरी की भी आंखें छलक गई। जब वायु ने माहेश्वरी को रोते हुए देखा तो वह भी रोने लगा। उसे रोता देख सब हैरान रह गए, पर जब उन्होंने माहेश्वरी की आंखों में आंसू देखा तो वह वायु के रोने की वजह समझ गए। वायु कभी नहीं रोता था, चाहे उसे कितनी चोट लग जाए, चाहे कोई उसे कुछ भी कह ले, वह कभी नहीं रोता था। पर जब भी वह माहेश्वरी की आंखों में आंसू देख लेता तो वह अपने आप ही रोने लग जाता था।
माहेश्वरी ने अपने आंसू साफ किए और वायु को अपनी गोद में लेकर उसे चुप कराने लगी। वायु बेबी चुप हो जाओ, देखो मॉम नहीं रो रही है, अगर तुम चुप हो गए तो मैं तुम्हारी फेवरेट डिश बनाऊंगी मुंबई जाकर। जैसे ही वायु ने ये सुना वह एकदम से चुप हो गया। उसे चुप होता देख श्रीधर हंसकर बोला, मही इसे बस तुम अपने हाथों को खाना खिलाओ, ये जिंदगी भर तुम्हारी बात मानेगा। उसकी बात पर सब हंस दिए। तभी अनाउंसमेंट हुई कि फ्लाइट टेक ऑफ के लिए रेडी है, तो माहेश्वरी और वायु सभी घरवालों से मिलकर मुंबई के लिए निकल पड़े। 0/0 0/0 राजवंश मेंशन, मुंबई। मेंशन में मिस्टर अखिल और मिसेज कामिनी के रूम में वह दोनों ही बहुत गुस्से में बैठे हुए थे। वहां आर्यन और मिशा भी थे। मिसेज कामिनी मिस्टर अखिल से गुस्से में बोली, देख लिया आज आपने, पापा और माँ की नज़रों में क्या हैसियत है हमारी। हमारे बेटे को सीईओ बनने की जगह उन्होंने अनिल के बेटे को सीईओ बना दिया, जबकि आर्यन आहिल से बड़ा है, हक है उसका सीईओ की कुर्सी पर। तुम सही कह रही हो माँ, पापा ने ये सही नहीं किया, यह मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ। मिस्टर अखिल गुस्से से दांत पीसते हुए बोले, डैड मुझे तो कभी कभी समझ में नहीं आता कि दादू और दादी माँ की नज़रों में क्या आपकी यही इमेज है। घर के बड़े बेटे होते हुए भी आपको हमेशा उनके सामने झुकना पड़ता है। कभी कभी तो सच में मुझे भिखारी वाली फीलिंग आती है। इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर होने के बाद भी दूसरों के सामने दब कर रहना पड़ता है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि राजवंश कॉरपोरेशन को छोटे से बड़ा करने में छोटे डैड से ज़्यादा आपने मेहनत की है, तो जब उसके सीईओ की कुर्सी पर बैठने की बात आई तो वह सब मुझे बैठाने की जगह आहिल को कैसे बैठा सकते हैं। आर्यन गुस्से से बोला। वह तीनों ही गुस्से से उबल रहे थे। तभी मिशा आर्यन का मजाक उड़ाते हुए बोली, आर्यन तुमने सुना नहीं दादू और दादी माँ ने क्या कहा। अगर तुमने ध्यान से नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। उन दोनों ने ये कहा कि आहिल तुमसे ज़्यादा काबिल है कंपनी और बिजनेस संभालने में, और मुझे नहीं लगता कि वह कहीं से भी गलत है। जब तुम हमारे बच्चे को नहीं संभाल सके तो कंपनी क्या खाक संभालोगे। मिशा अपनी जबान संभाल की बात करो, आर्यन चिल्लाते हुए बोला। ऊंची आवाज में बात मत करो मुझसे आर्यन, तुम्हारी पत्नी हूँ, गुलाम नहीं। और ये मत भूलो कि मैं भी एक जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी हूँ। आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने तुम्हारी जगह उसे क्यों नहीं चुना। उसके ये बोलते ही पूरे कमरे में खामोशी छा गई। तारांकन, क्या आर्यन और माहेश्वरी मिल पाएंगे एक दूसरे से। तारांकन, क्या होगा जब आर्यव को पता चलेगा वायु के बारे में। तारांकन, किसी चुनने की बात कर रही थी मिशा। गाइस प्लीज आप सब मेरे चैनल को वर के प्यार कीजिए, और प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेट्स कंटिन्यू। चैप्टर 23 प्लीज डोंट रीड अब तक। पर उससे पहले ही मिसेज अंजलि ने उन्हें हाथ दिखाकर रोकते हुए बोली, बस अनिल मुझे अभी आपसे कोई बात नहीं करनी है। अगर मैंने अभी आपसे बात की तो हो सकता है मैं गुस्से में और भी कुछ गलत कह दूं, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अभी जाए यहाँ से। ये बोल वह मुंह फेर कर खड़ी हो गई। मिस्टर अनिल उदास नजरों से मिसेज अंजलि, आर्यन और रूहानिका को देखने लगे, जो कि उनकी तरफ देख भी नहीं रहे थे। ये देख उनके दिल में एक टीस सी उठी और वह बिना कुछ कहे सिर झुकाकर कमरे से बाहर चले गए। उनके जाते ही रूहानिका ने अपनी मॉम से पूछा, मॉम मैं आपसे एक बात पूछूं। अब आगे। मिसेज अंजलि खुद को शांत कर बोली, पूछो रूही, क्या पूछना चाहती हो तुम। मॉम, क्या मुझे और भाई को कभी आर्यव भाई का प्यार मिलेगा। रूही मासूमियत से बोली। उसकी बात सुन मिसेज अंजलि अपने दोनों बच्चों की ओर देखने लगी, जो उन्हें ही टकटकी लगाए देख रहे थे। उन दोनों की तरफ देख मिसेज अंजलि मुस्कुराते हुए बोली, अरे ऐसे कैसे नहीं मिलेगा तुम्हें आर्यव का प्यार। जरूर मिलेगा, बस तुम्हें उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। आहिल, तुम अब राजवंश कॉरपोरेशन के सीईओ हो, और रूही तुम भी अब राजवंश कॉरपोरेशन में काम करोगी, तो तुम दोनों आर्यव से मिल सकते हो। और जब तुम उससे मिलोगी तो तुम अपने दिल की बात जरूर कहना, क्योंकि चाहे आर्यव पूरे परिवार से कितनी भी नफरत करता हो, लेकिन वह तुम दोनों से नफरत नहीं करेगा। अपनी मॉम की बात सुन आहिल और रूही एक दूसरे को देख मुस्कुरा दिए और अपनी मॉम के गले लग गए। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा मोम, अब तो हम भाई से मिल सकते हैं। देखना एक बार भाई मुझे मिल जाए, उसके बाद मैं उनसे कहूँगा कि भाई मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ पहले की तरह ही रहूँ, आपका छोटा भाई बनकर। आप घर में भले किसी को पसंद ना करें, किसी से प्यार ना करें, किसी से बात ना करें, लेकिन कम से कम हमें तो अपने दिल में जगह दे दे। आहिल अपनी मॉम के गले लगा मुस्कुराते हुए बोला। उसकी बात को आगे बढ़ते हुए रूहानिका बोली, हाँ मॉम, आहिल भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी उनसे कहूँगी कि भाई आप भले ही मुझे अपने दिल में छोटी सी जगह दे, पर आप हमसे प्यार करें। अपने दोनों बच्चों की बात सुन मिसेज अंजलि की आंखों में आंसू आ गए और वह दोनों के सिर पर हाथ रख भगवान से प्रार्थना करते हुए मन ही मन बोली, हे महादेव, अनिल भाई साहब के चक्कर में कभी भी एक पिता होने का फर्ज नहीं निभा सके। अब तो मुझे बस आर्यव से ही उम्मीद है। मुझे पता है कि आर्यव मेरे बच्चों को अपने भाई बहन,
अपने बच्चों जैसा प्यार देगा। आहिल और रूही को भी आर्यव से बहुत लगाव है। मुझसे तो आपने मेरा बड़ा बेटा छीन लिया, कम से कम मेरे बच्चों को उनके बड़े भाई का प्यार दे दो। एक और प्रार्थना भी है महादेव, इसे भी पूरा कर दीजिए। मैं चाहती हूँ कि आर्यव की जिंदगी में कोई आए तो उसकी बेरंग जिंदगी को रंगों से भर दे, उसकी दुख भरी जिंदगी को खुशियों से भर दे, वह अपने अतीत के सारे दर्द भूल जाए। यही प्रार्थना है मेरी आपसे। ये सोच वह अपने दोनों बच्चों को देखने लगी जो उनके गले लगे अपने ही ख्यालों में गुम थे। वही उस रूम के बाहर खड़े मिस्टर अनिल भी यह सब सुन रहे थे। उन्हें भी पता था कि उनकी पत्नी का उनकी बड़ी भाभी से कितना ज्यादा लगाव और जुड़ाव था, और उनके बच्चे भी आर्यव से बहुत प्यार करते थे, पर फिर भी वह कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके लिए उनका बड़ा भाई सबसे पहले आता था। 0/0 0/0 AR विला। यह एक रो में फैला विला किसी महल की तरह था, बहुत ही सुंदर। उसके चारों ओर बहुत सारे ब्लैक यूनिफॉर्म पहने गार्ड हाईटेक वेपन्स के साथ उस विला की सिक्योरिटी को देख रहे थे। सभी के सीने पर ब्लू बैजेस थे जो कि यह एहसास करवा रहे थे कि यह सब आर्यव राजवंश के पर्सनल गार्ड है। यह विला आर्यव का था जो उसने 2 सालों में बनवाया था। यह विला उसने स्पेशली खुद के लिए और माहेश्वरी के लिए बनवाया था। इसमें वह हर एक चीज़ थी जो लड़कियों के टेस्ट के हिसाब से होती है, और हैरानी की बात यह थी कि यहाँ हर चीज़ माहेश्वरी के टेस्ट के हिसाब से थी, जबकि आर्यव को माहेश्वरी के नाम और उसकी हरी आंखों के अलावा कुछ भी नहीं पता था। अब इसे कोइंसिडेंट कहेंगे या फिर आर्यव का प्यार जो कि उसने अपने पूरे विला को माहेश्वरी के टेस्ट के हिसाब से डेकोरेट करवाया था। यह विला पूरा सफ़ेद संगमरमर का बना था जिसमें इटालियन, इंडियन और यूरोपीय टच साफ साफ दिख रहा था। इसमें बहुत सारे फर्नीचर अलग अलग देशों से मंगाए गए थे। गार्डन में बहुत सारे फूल थे जो कि बाहर देश से ही मंगाए गए थे। इस विला के एक रूम में आर्यव अपने बिस्तर पर पेट के बल सोया हुआ था। नीचे से उसने ब्लैक लोअर पहना हुआ था और अपर बॉडी नेकेड थी। उसके माथे पर पसीना साफ साफ देखा जा सकता था, जिससे पता चल रहा था कि वह कोई सपना देख रहा है। सपने में एक लड़की जिसने वाइट अनारकली सूट पहना है, उसका चेहरा तो साफ साफ नहीं दिख रहा पर उसकी हरी आंखें साफ दिख रही है। उसका पूरा चेहरा धुंधला है पर उस धुंधलाहट में भी उसकी मुस्कान और आवाज को साफ साफ सुना जा सकता था। आर्यव को माहेश्वरी की हरी आंखों के अलावा उसे उसकी आवाज भी बहुत अच्छे से याद थी। माहेश्वरी के चारों ओर कोहरा छाया हुआ था और आर्यव उस कोहरे को चीरते हुए माहेश्वरी की ओर बढ़ रहा था। वह उस तक पहुंच पाता कि तभी उसे उसकी आवाज सुनाई दी, मैं बहुत जल्द आ रही हूँ तुमसे मिलने, मेरा इंतजार करना। वह ये बोल जाने लगी कि तभी उसे पीछे से आर्यव ने रोकते हुए बोला, रुको, तुम कहाँ जा रही हो और तुम कब आओगी मेरे पास। उसके रोकने से माहेश्वरी पीछे मुड़ी तो आर्यव ने देखा कि उसकी हरी आंखों में एक चमक है। तभी उसने कुछ अलग सा महसूस किया। उसने देखा कि माहेश्वरी अकेली नहीं है, उसके बगल में एक छोटी सी परछाई है जो किसी बच्चे के होने का एहसास दिला रही थी, जिसे वह समझ पाता कि उससे पहले ही माहेश्वरी गायब हो गई और उसकी नींद खुली गई। उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, स्टारलाइट। जब उसने अपनी आंखें खोली तो पाया कि वह तो सिर्फ सपना देख रहा था। वह अपने बिस्तर से उठा और बालकनी में गया। उसके हाथ बालकनी की रेलिंग पर कशी हुई थी। थोड़ी देर चांद की रोशनी में नहाने के बाद वह तड़प और सकन भरी आवाज में बोला, और कितना इंतजार करवाओगी मुझे। पिछले 5 साल से हर रोज यही सपना देखता हूँ, तुम मेरा नाम पुकारती हो, लेकिन आज सपने में कुछ अलग था। तुमने कहा तुम मेरे पास आ रही हो, इसका मतलब हमारी बहुत जल्द मुलाकात होगी और उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मुझे यूं तुड़पाने के लिए। ये बोल उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई, पर इन सब में वह ये भूल गया कि उसने सपने में छोटे से बच्चे की परछाई भी देखी थी। कुछ देर बालकनी में ठंडी हवा लेने के बाद वह वापस अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। नेक्स्ट डे, शिमला, हिमाचल प्रदेश। शिमला एयरपोर्ट पर पूरी राठौर फैमिली खड़ी थी। वायु और माहेश्वरी की फ्लाइट आज की ही थी और पूरा राठौर परिवार उन्हें छोड़ने के लिए एयरपोर्ट आए हुए थे। वह लोग टाइम से 1 घंटे पहले ही आ चुके थे और पिछले आधे घंटे से माहेश्वरी अपनी मॉम और बड़ी मॉम की बातें सुन रही थी और वह सुन सुन के अब इरिटेट हो चुकी थी। वह अपनी इरिटेशन भरी आवाज में बोली, मॉम, बड़ी मॉम, आप लोग कितना समझाएंगे मुझे। मैं कल से आप दोनों की यह बातें सुन रही हूँ और आप मुझे सच में इरिटेशन हो रहे हो। अब आप मुझे प्लीज़ ये सब चीज़ें मत समझाए और हाँ, अब कुछ मत बोलना आप दोनों। मैं समझ चुकी हूँ कि मुझे वहाँ अपना अच्छे से ख्याल रखना है, अच्छे से खाना खाना है, अच्छे से रहना है और अपने साथ साथ वायु का भी ख्याल रखना है और दूसरों की बातों को ज़्यादा ध्यान से नहीं सुनना है। बस अपने और वायु के फ्यूचर पर फोकस करना है, किसी से ज़्यादा झगड़ा नहीं करना, पंगे नहीं लेना। मैं समझ गई, अब आप दोनों शांत हो जाए। माहेश्वरी की बात पर मिस्टर अभिनंदन मिसेज जानवी और मिसेज श्वेता से शांत आवाज में बोले, जानवी, श्वेता, तुम दोनों ने हमारी राजकुमारी को कितना परेशान कर दिया है। राजकुमारी सही कह रही है, वह कर लेगी सब कुछ। जिस तरह तुम एक माँ हो उसी तरह वह भी एक माँ है और तुम दोनों को ही यह पता होना चाहिए कि एक माँ हर काम सही कर लेती है।
बिल्कुल ठीक कहा भैया ने, वह सब संभाल लेगी, आप दोनों अब शांत हो जाए। मिस्टर अभिनंदन की बात को आगे बढ़ते हुए मिस्टर अरविंद बोले। उन दोनों की बात सुन मिसेज जानवी और मिसेज श्वेता शांत हुए, पर अचानक से मिसेज श्वेता को कुछ याद आया और वह माहेश्वरी को देख पूछ पड़ी, मही तुम्हारे साथ तुम्हारे 4 दोस्त नैना, चित्रा, आलिया और राखी भी तो जाने वाले थे, उनका क्या हुआ? वे सब 2 दिन बाद आएंगे, मैं आज जा रही हूँ। तो तुम भी उनकी तरह 2 दिन बाद जाओ ना, आज ही क्यों जा रही हो? मिसेज जानवी बोली। वह इसलिए बड़ी मॉम क्योंकि उन चारों को तो हॉस्टल में रहना है, पर मुझे अपार्टमेंट में रहना है, तो अपार्टमेंट को एडजस्ट करने में मुझे टाइम तो लगेगा ना, माहेश्वरी उन्हें समझाते हुए बोली। वायु भी यह सब काफी देर से देख रहा था और अब उसे अपनी नानी और बड़ी नानी पर गुस्सा आ रहा था कि वह उसकी मॉम को इतना परेशान क्यों कर रही है। वायु श्रीधर की गोद में था और अपने हाथ बांधे आंखें छोटी किए सब कुछ देख रहा था। वायु बोला, नानी, बड़ी नानी, आप मॉम को इतना परेशान मत कीजिए, वह सब समझ जाती है और उनके साथ मैं भी तो जा रहा हूँ, मैं मॉम को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, आप दोनों चिंता मत कीजिए। वायु की बात सुन वहां खड़े सभी लोगों के चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान आ गई। मिसेज जानवी वायु को श्रीधर की गोद से अपनी गोद में लेते हुए प्यार से बोली, ये तो ठीक कहा तुमने वायु, जब तुम हो तो हमें तुम्हारी और मही की चिंता थोड़ी कम ही करनी चाहिए, क्योंकि वायु है ना मही को प्रोटेक्ट करने के लिए। ऑफ कोर्स बड़ी नानी, मैं मॉम को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करूंगा, वायु घमंड से बोला। वहां सब लोगों को यही लग रहा था कि वायु मजाक कर रहा है, पर उसी के बगल में खड़े श्रीधर का फेस सीरियस हो चुका था, क्योंकि वायु की असलियत सिर्फ और सिर्फ वही जानता था। वायु के भी कुछ राज थे जिसके बारे में माहेश्वरी को भी नहीं पता था। वायु क्यूट सा चेहरा बनाकर मिसेज श्वेता की ओर देख बोला, नानी आप दुखी मत हो, वायु रोज आपको कॉल करेगा और आपसे बात भी करेगा। वायु की इतनी प्यारी बात सुनो मिसेज श्वेता की आंखों में ठहरे आंसू बह गए और वह मिसेज जानवी से वायु को अपनी गोद में लेकर उसके पूरे चेहरे को चूमकर अपने गले से लगा लिया और रोने लगी। जब माहेश्वरी वायु को अपना बेटा बनाकर राठौर परिवार में लेकर आई थी, तब भले ही उनके दिल के एक कोने में यह बात थी कि माहेश्वरी वायु को अपनाकर अपना फ्यूचर बर्बाद कर रही है, पर समय के साथ साथ उन्होंने माहेश्वरी का वायु और वायु का माहेश्वरी के लिए प्यार देखा था, और वायु तो शायद माहेश्वरी से भी ज्यादा उससे प्यार करता था। समय के साथ पूरे घर में वायु सभी का फेवरेट हो गया। अब वह खुद इस बात को भूल चुके थे कि वायु माहेश्वरी का अडॉप्टेड बेटा है, उनके लिए तो वायु माहेश्वरी का ही खून था, राठौर परिवार का खून था। मिसेज श्वेता के बाद मिस्टर अभिनंदन और मिस्टर अरविंद ने भी वायु को गले से लगाकर प्यार किया। सबको यूं इमोशनल होता देख माहेश्वरी की भी आंखें छलक गई। जब वायु ने माहेश्वरी को रोते हुए देखा तो वह भी रोने लगा। उसे रोता देख सब हैरान रह गए, पर जब उन्होंने माहेश्वरी की आंखों में आंसू देखा तो वह वायु के रोने की वजह समझ गए। वायु कभी नहीं रोता था, चाहे उसे कितनी चोट लग जाए, चाहे कोई उसे कुछ भी कह ले, वह कभी नहीं रोता था। पर जब भी वह माहेश्वरी की आंखों में आंसू देख लेता तो वह अपने आप ही रोने लग जाता था। माहेश्वरी ने अपने आंसू साफ किए और वायु को अपनी गोद में लेकर उसे चुप कराने लगी। वायु बेबी चुप हो जाओ, देखो मॉम नहीं रो रही है, अगर तुम चुप हो गए तो मैं तुम्हारी फेवरेट डिश बनाऊंगी मुंबई जाकर। जैसे ही वायु ने ये सुना वह एकदम से चुप हो गया। उसे चुप होता देख श्रीधर हंसकर बोला, मही इसे बस तुम अपने हाथों को खाना खिलाओ, ये जिंदगी भर तुम्हारी बात मानेगा। उसकी बात पर सब हंस दिए। तभी अनाउंसमेंट हुई कि फ्लाइट टेक ऑफ के लिए रेडी है, तो माहेश्वरी और वायु सभी घरवालों से मिलकर मुंबई के लिए निकल पड़े। 0/0 राजवंश मेंशन, मुंबई। मेंशन में मिस्टर अखिल और मिसेज कामिनी के रूम में वह दोनों ही बहुत गुस्से में बैठे हुए थे। वहां आर्यन और मिशा भी थे। मिसेज कामिनी मिस्टर अखिल से गुस्से में बोली, देख लिया आज आपने, पापा और माँ की नज़रों में क्या हैसियत है हमारी। हमारे बेटे को सीईओ बनने की जगह उन्होंने अनिल के बेटे को सीईओ बना दिया, जबकि आर्यन आहिल से बड़ा है, हक है उसका सीईओ की कुर्सी पर। तुम सही कह रही हो माँ, पापा ने ये सही नहीं किया, यह मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ। मिस्टर अखिल गुस्से से दांत पीसते हुए बोले, डैड मुझे तो कभी कभी समझ में नहीं आता कि दादू और दादी माँ की नज़रों में क्या आपकी यही इमेज है। घर के बड़े बेटे होते हुए भी आपको हमेशा उनके सामने झुकना पड़ता है। कभी कभी तो सच में मुझे भिखारी वाली फीलिंग आती है। इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर होने के बाद भी दूसरों के सामने दब कर रहना पड़ता है, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि राजवंश कॉरपोरेशन को छोटे से बड़ा करने में छोटे डैड से ज़्यादा आपने मेहनत की है, तो जब उसके सीईओ की कुर्सी पर बैठने की बात आई तो वह सब मुझे बैठाने की जगह आहिल को कैसे बैठा सकते हैं। आर्यन गुस्से से बोला। वह तीनों ही गुस्से से उबल रहे थे। तभी मिशा आर्यन का मजाक उड़ाते हुए बोली, आर्यन तुमने सुना नहीं दादू और दादी माँ ने क्या कहा? अगर तुमने ध्यान से नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। उन दोनों ने ये कहा कि आहिल तुमसे ज़्यादा काबिल है कंपनी और बिजनेस संभालने में, और मुझे नहीं लगता कि वह कहीं से भी गलत है। जब तुम हमारे बच्चे को नहीं संभाल सके तो कंपनी क्या खाक संभालोगे।
मिशा अपनी जबान संभाल की बात करो, आर्यन चिल्लाते हुए बोला। ऊंची आवाज में बात मत करो मुझसे आर्यन, तुम्हारी पत्नी हूँ, गुलाम नहीं, और ये मत भूलो कि मैं भी एक जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी हूँ। आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने तुम्हारी जगह उसे क्यों नहीं चुना। उसके ये बोलते ही पूरे कमरे में खामोशी छा गई। तारांकन, क्या आर्यन और माहेश्वरी मिल पाएंगे एक दूसरे से? तारांकन, क्या होगा जब आर्यव को पता चलेगा वायु के बारे में? तारांकन किसी चुनने की बात कर रही थी मिशा। यार, आप सब स्टोरी 2 सुनते हो मेगा सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो और प्यारी प्यारी लाइक कमेंट कर दो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है स्टोरी को कंटिन्यू करने में। 24 आर्यव की फीलिंग और माहेश्वरी और वायु का नया घर। अब तक मिशा अपनी जबान संभाल की बात करो, आर्यन चिल्लाते हुए बोला। ऊंची आवाज में बात मत करो मुझसे आर्यन, तुम्हारी पत्नी हूँ, गुलाम नहीं, और ये मत भूलो कि मैं भी एक जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी हूँ। आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने तुम्हारी जगह उसे क्यों नहीं चुना। उसके ये बोलते ही पूरे कमरे में खामोशी छा गई। अब आगे उस खामोशी में भी आर्यन के गुस्से से चलती तेज तेज सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उसने गुस्से भरी नजर मिशा की ओर डाली और वहां से चला गया। उसके जाते ही मिसेज कामिनी बोल पड़ी, मिशा, क्या हरकत है? तुम अपने ही पति के सामने कैसी बातें कर रही थी? उनकी बात सुन मिशा को भी गुस्सा आ गया और वह गुस्से से मिसेज कामिनी को देखा, बोली, तो क्या गलत बोला मैंने मॉम? अगर मैंने उस वक्त आर्यन की जगह उसे चुना होता तो ऐसी जिंदगी नहीं होती मेरी। राजवंश कॉरपोरेशन के सीईओ की पत्नी कहलाने की जगह अब मैं सिर्फ राजवंश खानदान की बहू कहलाई जाऊंगी, वो भी उस बेटे की जिसकी इस खानदान में कोई हैसियत ही नहीं है। ये बोल वह भी वहां से चली गई। वहीं मिसेज कामिनी हैरान सी अपनी जगह पर बैठी रही। मिसेज अखिल उनके कंधे पर हाथ रख उन्हें कंसोल करते हुए बोले, कामिनी चिंता मत करो, वह दोनों जल्दी ही शांत हो जाएंगे। अभी तो हमें आहिल के सीईओ बनने वाली बात को सॉल्व करना है। आप सही कह रहे हैं अखिल, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं? आज पूरी दुनिया के सामने पापा अनाउंस करने वाले हैं कि वह आहिल को सीईओ बना रहे हैं। मिसेज कामिनी चिंता से बोली। उनकी बात सुन मिस्टर अखिल ने कुछ सोचा, फिर उनके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई जिसे देख मिसेज कामिनी भी कंफ्यूज हो गई। 0/0 0/0 AR विला के डाइनिंग टेबल पर आर्यव बैठा ब्रेकफास्ट कर रहा था कि तभी उसने देखा कि अरुण और निखिल दौड़ते हुए उसके पास आ रहे हैं, जिसे देख वह थोड़ा हैरान हुआ, पर उसका चेहरा अभी भी इमोशनलेस था। निखिल आर्यव के पास आकर हड़बड़ाते हुए बोला, तुम्हें पता है क्या हुआ है? राजवंश परिवार ने तो कमाल ही कर दिया। मुझे तो पता नहीं था कि राजवंश परिवार यह भी कर सकता है। अरुण भी हैरानी से जल्दीबाजी में बोला। उन दोनों की बात सुन आर्यव की आंखें छोटी हो गई और वह दोनों को देख अपनी कड़क आवाज में बोला, ऐसे घुमा फिरा के मुझसे बात मत किया करो, साफ साफ बताओ हुआ क्या है? उसकी बात सुन निखिल बैठ गया और पानी पीते हुए अरुण को बताने का इशारा किया। अरुण बोला, सर, राजवंश परिवार ने राजवंश कॉरपोरेशन का सीईओ अब आर्यन राजवंश को नहीं बल्कि आहिल राजवंश को बनाने का फैसला किया है। इस खबर को सुनकर तो आर्यव भी हैरान रह गया, पर उसने अपनी यह हैरानी अपने चेहरे पर दिखने नहीं दी। वह कुछ सोचते हुए बोला, इस फैसले पर क्या कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा है? सर, मैंने पता किया है कि जब ओल्ड मिस्टर राजवंश और ओल्ड मिसेज राजवंश ने ये फैसला राजवंश फैमिली में सभी को बताया था तो मिस्टर अनिल, मिस्टर अखिल, मिसेज कामिनी, मिस्टर आर्यन और मिसेज मिशा ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया था, पर उन्होंने मिस्टर आहिल की काबिलियत को सभी को बताकर सभी ऑब्जेक्शंस को ही खत्म कर दिया। आप जानते ही हैं कि स्काई कंस्ट्रक्शन कंपनी मिस्टर आहिल की ही है, जो कि उन्होंने खुद अपने दम पर खड़ी की है, जो उनकी काबिलियत को बताता है। इसलिए ओल्ड मिस्टर राजवंश ने मिस्टर आहिल को सीईओ बनाने का सोचा है और आज इसकी अनाउंसमेंट होने वाली है। अरुण सिर झुकाकर बोला। उसकी बात खत्म होते ही निखिल तपाक से बोल पड़ा, पर आर्यव, इससे भी बड़ी हैरानी की एक और बात है। उसकी बात सुन आर्यव उसकी तरफ ऐसे देखने लगा जैसे कह रहा हो, अपनी बात एक बार में ही खत्म करो नहीं तो अफ्रीका भेज दूंगा। उसकी ऐसी नजरों को देख निखिल हड़बड़ा गया और एक नकली हंसी हंसते हुए बोला, हाँ, बोल रहा हूँ। दरअसल ओल्ड मिस्टर राजवंश के ये कहने के बाद कि वह आहिल को सीईओ बनाना चाहते हैं, आहिल ने उनके सामने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त, रूही भी उन्हीं के साथ काम करेगी। दूसरी शर्त, वह सीईओ बनने के बाद मिस्टर अनिल, मिस्टर अखिल और आर्यन की बात बिल्कुल भी नहीं मानेगा। वह अपने फैसले खुद लगा और उस पर कोई भी प्रेशर नहीं बनाएगा। और तीसरी शर्त। ये बोलते बोलते वह रुक गया। उसे रुकता देख आर्यव उसकी तरफ मुड़ा और अपनी ठंडी आवाज में बोला, रुक क्यों गए बताओ, उसने तीसरी शर्त में क्या मांगा? उसकी बात सुन निखिल ने उसकी तरफ देखा और एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, उसकी तीसरी शर्त ये थी कि सीईओ के केबिन में उसके लिए एक अलग से डेस्क का इंतजाम किया जाए, क्योंकि सीईओ के चेयर पर सिर्फ तुम्हारा हक है और वह कभी भी तुम्हारा हक नहीं लेना चाहता।
उसकी यह बात सुन आर्यव का चेहरा सख्त हो गया, उसकी आंखों में धीरे धीरे गुस्सा दिखाने लगा। उसकी गुस्से भरी आंखों को देख निखिल गंभीर आवाज में बोल पड़ा, आर्यव तुम पूरे राजवंश परिवार से नफरत करते हो कि समझ में आता है, पर तुम आहिल और रूहानिका से क्यों नफरत करते हो? तुम्हें उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए, वह दोनों बचपन से ही तुम्हारे प्यार के लिए तरसे हैं। आहिल उसे तो तुम्हारा प्यार भी मिला, पर रूही उसे कभी तुम्हारा प्यार नहीं मिला। वह दोनों आज भी इस उम्मीद में तुम्हारी तरफ देखते हैं कि एक दिन उनका बड़ा भाई आर्यव उन्हें एक प्यार देगा, तो तुम उन्हें देख क्यों नहीं देते? उसकी बात सुन आर्य अपनी जगह से उठा और बिना कुछ कहे गुस्से से वहां से जाने लगा कि तभी वह निखिल की आगे की बात सुन अपनी जगह पर रुक गया। निखिल गुस्से से बोला, आखिर उन दोनों की गलती क्या है? पूरे राजवंश परिवार ने गलती की जिसकी सजा तुम उन्हें दे रहे हो, लेकिन आहिल और रूही की कोई गलती नहीं है। कम से कम उनसे तुम मुंह मत मोड़ो। उनकी गलती यह है कि वह दोनों राजवंश परिवार का हिस्सा है। आर्यव गुस्से भरी आवाज में बोला। उसकी आवाज में इतना गुस्सा था कि वहां खड़े अरुण और निखिल ही नहीं बल्कि सभी सर्वेंट और गार्ड भी कांप गए। अपनी बात बोल आर्यव वहां से चला गया और निखिल और अरुण उसे देखते रह गए। 0-0/0 0/0 मुंबई एयरपोर्ट पर सभी लोग मुड़ मुड़कर एक लड़की और उसके बगल में चल रहे छोटे बच्चे को देख रहे थे। एक तो वह लड़की इतनी सुंदर थी कि कोई भी उस पर से अपनी नजरें हटाए बिना रह ना सके, और वह छोटा बच्चा भी बहुत ही क्यूट था जिसे देख सभी लोग बातें करने में ही थे, पर वही उन सब से अलग उस बच्चों का चेहरे पर एक अलग ही खड़ूस लुक था। सभी को देख उससे बहुत ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि सभी उसे और उसकी मॉम को ही घूर रहे थे। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था उसकी मॉम को घूरे, वह कोई और नहीं बल्कि वायु था। वायु अपने बगल में खड़ी अपनी मॉम को देख बोला, मॉम ये सभी हमको क्यों देख रहे हैं? उसकी बात सुन और उसका चेहरा देख माहेश्वरी को हंसी आ गई और वह वायु के गाल खींचते हुए बोली, सभी मुझे इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उन्होंने मुझ जैसी ब्यूटीफुल लड़की पहले कभी नहीं देखी, और सभी तुम्हें इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उन्होंने मुझ जैसी ब्यूटीफुल लड़की का तुम जैसा क्यूटी पाए बेटा भी कहीं नहीं देखा। ये बोल वह मुस्कुरा दी। वहीं उसकी बात सुन वायु ने अपना सिर नामे हिला लिया और खुद से बोल, मॉम का कुछ नहीं हो सकता, जब देखो अपने मुंह में मिट्ठू बनती रहती है, कितना ऑब्सेशन है इनके अंदर। वह दोनों एयरपोर्ट से बाहर निकले और एक टैक्सी को रोककर उसमें बैठ अपनी मंजिल की ओर चल दिए। थोड़ी देर बाद वह दोनों ही एक बहुत बड़े ट्रैफिक जाम में फंस गए। इतने ट्रैफिक को देख माहेश्वरी चिढ़ते हुए बोली, अब मुझे लग रहा है यहाँ आने का फैसला सच में गलत था। इतना ज्यादा ट्रैफिक जाम, शिमला में तो ऐसा नहीं होता। मॉम शिमला में ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि वह शिमला है, मुंबई नहीं, और वैसे भी मुंबई जितना बॉलीवुड के लिए फेमस नहीं है उससे ज्यादा ये अपने ट्रैफिक के लिए फेमस है। वायु जो टैक्सी के बैक सीट पर अपने एक पैर में दूसरा पैर चढ़ाकर हाथ बांधे बैठा था, वह अपने सीरियस आवाज में बोला। उसकी बात सुन माहेश्वरी की आंखें छोटी हो गई और वह वायु को घूरने लगी। उसे इस तरह घूरता पाकर वायु सामने देखते हुए ही बोला, मुझे इस तरह घूमने से ट्रैफिक जाम क्लियर नहीं होगा मॉम, और मैं तो कहता हूँ आप आराम कर लीजिए क्योंकि यह ट्रैफिक जाम इतनी जल्दी नहीं खुलने वाला। उसकी बात सुन माहेश्वरी सामने की ओर देखने लगी जहाँ का गाड़ियों की एक लंबी कतार थी, जिसे देख उसने गहरी सांस ली क्योंकि उसका बेटा सच ही कह रहा था, ये ट्रैफिक इतनी जल्दी क्लियर नहीं होने वाला। वह टैक्सी ड्राइवर की ओर मुड़ी और परेशान भरी आवाज में पूछ पड़ी, अंकल इतना ज्यादा ट्रैफिक क्यों लगा है आज? उनकी बात सुन टैक्सी ड्राइवर बोला, अरे क्या करें मैडम, हम तो गरीब मिडिल क्लास लोग हुए, ये सब अमीर लोगों के चोचले हैं। उनकी बात माहेश्वरी को समझ में नहीं आई, इसलिए वह कंफ्यूजन भरी आवाज में बोली, आप क्या कहना चाहते हैं अंकल? ये ट्रैफिक का अमीर लोगों से क्या लेना देना? आपको नहीं पता मैडम? टैक्सी ड्राइवर हैरानी से माहेश्वरी की ओर देख बोला। अंकल हमें नहीं पता है, इसीलिए तो हम आपसे पूछ रहे हैं, वायु टैक्सी ड्राइवर की सवाल का जवाब देते हुए बोला। टैक्सी ड्राइवर आगे मुड़ा और एक गहरी सांस लेते हुए बोला, आपने राजवंश कॉर्पोरेशन के बारे में तो सुना होगा ना मैडम? हाँ सुना है, क्यों नहीं सुना है, इंडिया के टॉप कंपनी में से एक है। क्यों, क्या हुआ? राजवंश कॉर्पोरेशन को आप क्यों पूछ रहे हैं? माहेश्वरी सवालिया नजरों से टैक्सी ड्राइवर को देखने लगी। अरे मैडम, आज राजवंश कॉर्पोरेशन अपने सीईओ का अनाउंसमेंट करने वाली है, तो उसके लिए उन्होंने पूरे शहर के मीडिया को बुलाया है। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने तो एक पार्टी भी दी जिसमें मुंबई के सबसे अमीर लोगों को ही इनवाइट किया है, इसीलिए सब लोग वही जा रहे हैं। मुंबई में करोड़पतियों की कमी थोड़ी है और पब्लिसिटी के लिए उन्होंने भंडारा भी रखवाया है, तो सभी वही जा रहे हैं। टैक्सी ड्राइवर की बात माहेश्वरी और वायु एक साथ बोले, अच्छा तो ये बात है।
वहीं इस ट्रैफिक जाम में आर्यव भी अपनी कार में फंसा हुआ था। उसकी गाड़ी के अंदर का माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं था। ड्राइविंग सीट पर बैठा अरुण अपने माथे से पसीना पोंछ रहा था और पैसेंजर सीट पर बैठा निखिल तो पीछे मुड़ने की हिम्मत ही नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी निखिल ने बहुत हिम्मत करके रियरव्यू मिरर में देखा तो उसे आर्य की गुस्से से लाल हुई उसकी क्रिस्टल आंखें दिखाई, जिसे देख वह डर गया। आर्यव अपनी ठंडी और डरावनी आवाज में बोला, ट्रैफिक जाम क्लियर करो। उसकी इतनी डरावनी आवाज सुन निखिल और अरुण सिहर गए। अरुण डरते हुए बोला, सर वह ट्रैफिक क्लियर नहीं हो सकती, आगे पर बहुत बड़ा जाम लगा है। उसने ये कहा ही था कि आर्यव गुस्से से बोला, मुझे कुछ नहीं जानना, जल्द से जल्द ट्रैफिक क्लियर करो। पर आर्य अरुण सही कह रहा है, आगे सच में बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम लगा है, हमें वेट करना ही होगा, निखिल डरते हुए बोला। उन दोनों की बात सुन आर्यव जैसे तैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। तभी उनकी गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ी। इस वक्त माहेश्वरी की टैक्सी और आर्यव की गाड़ी बराबर में थी। अभी तक गुस्से से उबल रहा आर्यव को अचानक से अपने दिल में एक ठंडा एहसास हुआ, जिससे उसका गुस्सा अपने आप शांत होने लगा। ये देख अरुण और निखिल तो एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे और आंखों ही आंखों में इशारे करके पूछ रहे थे, आखिर ऐसा क्या हुआ? अचानक से आर्यव का गुस्सा कैसे शांत हो गया, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वही आर्यव का हाथ अपने आप अपने दिल पर चला गया, जो कि बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और उस एहसास को महसूस करने लगा। वह मन ही मन खुद से बोला, ये मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है, क्या हो रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे वह मेरे बहुत करीब है। ये सोच उसने अपनी आंखें खोली और इधर उधर देखने लगा। उसकी इस हरकत को अरुण और निखिल भी कंफ्यूजन से देख रहे थे। थोड़ी देर तक आर्यव के ढूंढने पर भी उसे कोई नहीं मिला तो वह मन ही मन मायूस हो गया, कहीं ये सिर्फ मेरा एक वहम तो नहीं था। नहीं, यह मेरा इल्यूजन नहीं था, मुझे सच में वही महसूस हुई थी। वह सपना सच था, वह मेरे बहुत करीब है, बहुत करीब। आर्यव अपनी ही सोच में था कि तभी उसके कानों में अरुण की आवाज आई, सर ट्रैफिक क्लियर होने वाला है। उसकी बात सुन आर्यव ने जब सामने देखा तो सच में ट्रैफिक क्लियर हो रहा था। ये देख वह खुद से मन ही मन बोला, आज मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाया, लेकिन अब तो तुम मेरे आसपास ही हो, कब तक बचोगी? मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। ये सोच वह सामने देख सख्त चेहरे के साथ बोला, ठीक है आगे बढ़ो। उनकी कार आगे बढ़ने लगी। तभी आर्यव का ध्यान अपने बगल में खड़ी टैक्सी पर गई, जिसके मिरर थोड़े से ही डाउन थे, जिसमें से वह माहेश्वरी को देखने ही वाला था कि तभी वह टैक्सी आगे बढ़ गई। उनके साथ ही आर्यव की गाड़ियां भी आगे बढ़ गई और टैक्सी और आर्यन की गाड़ी दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मुड़ गई। वह दोनों ही बहुत करीब थे, एक दूसरे से मिलने ही वाले थे, पर मिलकर भी ना मिल सके। थोड़ी देर बाद माहेश्वरी की टैक्सी एक सोसाइटी के अंदर एंटर हुई। उस सोसाइटी का नाम ग्रीन वैली सोसाइटी था। यहाँ बिल्डिंग नहीं बल्कि अलग अलग घर बनाए गए थे, जिनकी कीमत बहुत ही ज़्यादा थी, लेकिन जितनी ज़्यादा कीमत थी उतनी ही यहाँ की फैसिलिटीज़ भी थी। ये ग्रीन वैली सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा सिक्योर थी। साथ ही माहेश्वरी को जिस हॉस्पिटल से जॉब ऑफर मिला था वह भी इससे बहुत नज़दीक था और उसके कॉलेज मुंबई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी भी आधे घंटे की ही दूरी पर थी। इस सोसाइटी के आसपास बहुत अच्छे अच्छे स्कूल भी थे, इसलिए ही माहेश्वरी ने यहाँ आना चुना था। कुछ देर बाद वह टैक्सी एक सुंदर से छोटे से घर के सामने रुकी। वह घर ना बहुत बड़ा था ना बहुत छोटा था। 2 फ्लोर का वह घर चारों ओर से बाउंड्री से घिरा हुआ था और अंदर छोटा सा गार्डन था। एक साइड कार रखने के लिए गराज बनाया गया था। ग्राउंड फ्लोर पर एक बहुत ही प्यारा लिविंग रूम, एक ओपन किचन जिसके पास में ही डाइनिंग टेबल रखा गया था। वहां पर 2 गेस्ट रूम थे और एक प्यारी सी ओपन बालकनी भी थी। फर्स्ट फ्लोर पर एक मास्टर बेडरूम, 2 गेस्ट रूम, एक किड्स रूम विद अटैच्ड बाथरूम और मास्टर बेडरूम में बालकनी भी बनाई गई थी। उस घर को देख माहेश्वरी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वह और वायु टैक्सी से उतरे और अपना सामान निकाला और टैक्सी ड्राइवर को पैसे देकर उन्होंने से वहां से भेज दिया। माहेश्वरी वायु की ओर मुड़ी और एक मुस्कान के साथ बोली, तो कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर? वायु उस घर को बहुत ही गौर से देख रहा था। थोड़ी देर देखने के बाद वायु अपने चेहरे पर एक सीरियस एक्सप्रेशन लाते हुए बोला, मॉम ये घर होने को तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें कमी है। 0/0 0/0 राजवंश इंडस्ट्रीज। आर्यव इस वक्त अपने केबिन में बैठा अपनी फीलिंग और सपना के बारे में ही सोच रहा था। तभी उसने लैंडलाइन से किसी को कॉल किया और अपने केबिन में बुलाया। थोड़ी देर बाद अरुण उसके सामने खड़ा था, जिसे देख वह एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ बोला, काली को बुलाओ। उसके ये कहते ही अरुण उसे हैरान नजरों से देखने लगा। तारांकन, क्या कमी लगी वायु को अपने नए घर में? तारांकन कौन है ये काली जिससे आर्यव मिलना चाहता है? तारांकन कैसी होगी? आर्यव और माहेश्वरी की पहली मुलाकात। च 25 अनाउंसमेंट और साहिल रंधावा। अब तक राजवंश इंडस्ट्रीज। आर्यव इस वक्त अपने केबिन में बैठा अपनी फीलिंग और सपना के बारे में ही सोच रहा था।
तभी उसने लैंडलाइन से किसी को कॉल किया और अपने केबिन में बुलाया। थोड़ी देर बाद अरुण उसके सामने खड़ा था, जिसे देख वह एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ बोला, काली को बुलाओ। उसके ये कहते ही अरुण उसे हैरान नजरों से देखने लगा। अब आगे ग्रीन वैली सोसाइटी के एक सुंदर घर के बाहर माहेश्वरी और वायु घर के बारे में बातें कर रहे थे। माहेश्वरी के ये पूछने पर कि वायु को घर कैसा लगा तो वायु ने उस पर कमी निकाली, जिससे माहेश्वरी की आंखें छोटी हो गई। वह वायु को घूरते हुए बोली, अब इस प्यारे सुंदर घर में तुम्हें क्या कमी दिखाई दे रही है, बताओगे मुझे? ये बोलते हुए उसने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख लिए थे। वायु ने ना में सिर हिला दिया, जैसे कह रहा हो मेरी मॉम को कभी अकल नहीं आ सकती। उसे सिर हिलाते देख माहेश्वरी का मुंह बन गया और वह मुंह बनाते हुए बोली, बताओ इस घर में क्या कमी दिख रही है तुम्हें? मॉम, ये घर होने को बहुत ही सुंदर है, सिक्योर एरिया में है, सब कुछ अच्छा है, बट यहाँ पर हमारा नाम प्लेट क्यों नहीं लगा है? वायु सीरियसली बोला। उसकी बात सुन माहेश्वरी ने अपना हाथ अपने सिर पर दे मारा और वायु को देखा, बोली, वायु हम अभी तो आए हैं, अभी तो हमें घर में फर्नीचर सेट करना है, कितना काम है, उसी के साथ ही तो हम नेम प्लेट लगाएंगे। तो आपको पहले बताना चाहिए था ना मुझे। ये बोल वायु अपने साथ एक छोटा सा बैग लेकर घर के अंदर चला गया। उसकी यह हरकत देख माहेश्वरी ने गहरी सांस ली और खुद से बोली, पता नहीं ऐसा खड़ूस बेटा मुझे कैसे दे दिया महादेव ने, बचपना तो है ही नहीं इसमें, इसे देखकर लगता है कि मेरे साथ मेरा बेटा नहीं बल्कि मेरे दादाजी रहते हैं। उसकी बात आगे चल रहे वायु ने भी सुन ली थी। वह बिना पीछे मुड़े बोला, मैंने सुन लिया मॉम। हाँ तो तुम्हें सुनने के लिए ही बोला है, माहेश्वरी तपाक से जवाब देते हुए बोली। वह दोनों अंदर गए तो अंदर से घर बहुत ही सुंदर था। घर को देख माहेश्वरी और वायु दोनों का ही चेहरा खिल गया। वह मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखने लगे। घर बहुत सुंदर है ना? हाँ मॉम, सुंदर तो बहुत है, चलिए अब हमें काम पर लग जाना चाहिए, वायु माहेश्वरी की ओर देख बोला। उसके बाद वह दोनों ही काम पर लग गए। 0.0/0 राजवंश कॉर्पोरेशन। ये राजवंश खानदान का खानदानी बिजनेस था जो बहुत ही लंबे समय से चला आ रहा था। इसकी बिल्डिंग बहुत ही ज्यादा शानदार थी और इसके बाहर पर बड़े बड़े अक्षरों में राजवंश कॉर्पोरेशन लिखा हुआ था। इस बिल्डिंग के कॉन्फ्रेंस हॉल में कंपनी के हायर मैनेजमेंट, हायर पोजीशन एम्प्लॉइज, राजवंश कॉर्पोरेशन के सभी शेयर होल्डर्स और बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स वहां पर मौजूद थे। सभी लोग बड़े ही बेसब्री से राजवंश परिवार का वेट कर रहे थे। सब ये जानने के लिए बहुत ही उत्सुक थे कि मिस्टर पुरुषोत्तम राजवंश किसे राजवंश कॉर्पोरेशन की बागडोर दे रहे हैं। वैसे तो सभी का अनुमान यही था कि आर्यन राजवंश ही राजवंश कॉर्पोरेशन का सीईओ होगा, पर उन्हें क्या पता था आज उन्हें ब्रेकिंग न्यूज मिलने वाली है। सभी मीडिया आउटलेट्स तो बार बार अपनी घड़ी चेक कर रहे थे, शायद उनसे ज्यादा बेसब्र इस वक्त और कोई हो। तभी बिल्डिंग के बाहर एक एक करके बहुत सारी गाड़ियां रुकी। सभी गाड़ियों से ब्लैक यूनिफॉर्म में बॉडीगार्ड्स निकले। जल्द ही उन्होंने पूरे बिल्डिंग और अंदर जाने वाले रास्तों को घेर लिया। तभी वहां कुछ और लग्जरियस गाड़ियां रुकी, जिनमें से एक एक करके राजवंश परिवार के सदस्य निकल। पहली गाड़ी से मिस्टर पुरुषोत्तम राजवंश और मिसेज मोहिनी राजवंश उतरे। दूसरी गाड़ी से मिस्टर अखिल राजवंश और मिसेज कामिनी राजवंश उतरे। तीसरी गाड़ी से मिस्टर अनिल राजवंश और मिसेज अंजलि राजवंश उतरे। चौथी गाड़ी से आर्यन राजवंश और मिशा राजवंश उतरे। वैसे तो उन दोनों का यहाँ आने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर उनके दादा और दादी माँ के फोर्स करने पर उन्हें यहाँ आना ही पड़ा। सब गाड़ियाँ रुकने के बाद एक और गाड़ी रुकी, जिसमें से आहिल और रूहानिका उतरे। राजवंश कॉर्पोरेशन के बाहर बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स मौजूद थे। वह लोग पूरे राजवंश परिवार को कवर कर रहे थे। इनमें से बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स वह थे जिन्हें राजवंश कॉर्पोरेशन की तरफ से इनवाइट नहीं किया गया था, तो इसलिए वह सिर्फ बाहर से ही मीडिया कवरेज ले सकते थे। पूरा राजवंश परिवार राजवंश कॉर्पोरेशन के अंदर चला गया। कॉन्फ्रेंस हॉल बहुत बड़ा था, उसकी कैपेसिटी 2000 लोगों की थी। दरवाजे से अंदर आते राजवंश फैमिली पर सभी लोगों की नज़र ठहर गई। सारे मीडिया आउटलेट्स तो बार बार उनकी फोटोज खींचने में ही लगे हुए थे। सभी शेयर होल्डर बहुत ही टेंशन में थे, क्योंकि उन्हें तो यही लग रहा था कि मिस्टर पुरुषोत्तम राजवंश आर्यन राजवंश को सीईओ बनने वाले हैं और आर्यन की काबिलियत पूरे कंपनी में किसी से भी नहीं छपी थी। वह यहाँ मिस्टर पुरुषोत्तम राजवंश और आर्यन दोनों की वजह से आए थे, क्योंकि अगर मिस्टर पुरुषोत्तम राजवंश ने आर्यन को सीईओ बना दिया तो सभी शेयर होल्डर पहले ही डिसाइड कर चुके थे कि वह राजवंश कॉर्पोरेशन से विड्रॉल कर लेंगे, क्योंकि आर्यन के हाथों में राजवंश कॉर्पोरेशन की बागडोर देने का मतलब राजवंश कॉर्पोरेशन का खत्म होना था। और वह लोग बेवकूफ़ नहीं थे जो कंपनी डूबने वाली हो उस पर पैसे लगाए। पूरी राजवंश फैमिली वहां पर लगे वीआईपी रो में बैठ गई, जहां पर पहले से ही शेयर होल्डर्स बैठे हुए थे और मिस्टर एंड मिसेज राजवंश स्टेज पर गए।
उन्होंने माइक हाथ में लिया और एक नज़र सभी को देख बोले, सबसे पहले मैं हमारे कंपनी के सारे शेयर होल्डर और हमारे मीडिया आउटलेट को यहाँ इतने शॉर्ट नोटिस पर अवेलेबल होने के लिए थैंक यू कहना चाहूँगा और उसके बाद मैं अपने सभी एम्प्लॉय से यह कहूँगा कि आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि पुरुषोत्तम राजवंश ने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। राजवंश कॉर्पोरेशन के बिल्डिंग में फैक्ट्रीज में लगभग 30,000 लोग काम करते हैं। मेरे कंधों पर 30,000 लोगों के परिवारों की जिम्मेदारी है और मैं यही चाहूँगा कि इस कंपनी का अगला सीईओ जो कोई भी हो उसके कंधों में इतनी ताकत हो कि वह 30,000 लोगों के परिवारों को संभाल सके और उसे एक नई ऊंचाइयों पर ले जा सके। आज मैंने आप सभी को यहाँ बुलाया है राजवंश कॉर्पोरेशन के नेक्स्ट सीईओ का अनाउंसमेंट करने के लिए और मैं चाहूँगा कि यह अनाउंसमेंट मेरी पत्नी मोहिनी राजवंश करे। जिस तरह मेरी पत्नी ने हमेशा मेरा साथ दिया, इस कंपनी के लिए हमारे द्वारा लिए जाने वाले आखिरी फैसले में भी मेरी पत्नी मेरा साथ दे। ये बोल उन्होंने मुस्कुराते हुए माइक मिसेज मोहिनी को थमा दिया। मिसेज मोहिनी ने एक मुस्कान के साथ सभी को देखा और बोली, आप सभी का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजवंश कॉर्पोरेशन के नेक्स्ट सीईओ होंगे हमारे सबसे छोटे पोते आहिल राजवंश, हमारे छोटे बेटे अनिल राजवंश और छोटी बहू अंजलि राजवंश का बेटा। उनके यह अनाउंसमेंट करते ही पूरा हाल एकदम शांत हो गया। सभी को बहुत बड़ा सदमा लगा था। उन्हें तो यही लग रहा था कि आर्यन राजवंशी नेक्स्ट सीईओ होगा, पर मिस्टर एंड मिसेज पुरुषोत्तम राजवंश ने तो उन्हें सरप्राइज ही कर दिया था। कुछ सेकंड्स की शांति के बाद पूरे हॉल में तालियां की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। सभी मीडिया आउटलेट्स तो हर एक मूवमेंट को कैप्चर करने में ही लगे हुए थे। न्यूज़ लाइव चल रही थी, इसलिए आम जनता को भी इस न्यूज़ के बारे में पता चल गया। वही सभी शेयर होल्डर के चेहरे पर अब और भी ज़्यादा परेशानी दिखने लगी क्योंकि वह आर्यन राजवंश के काम के बारे में थोड़ा बहुत जानते तो थे, पर आहिल राजवंश उसने तो आज तक काम ही नहीं किया था और बिना काम किए मिस्टर पुरुषोत्तम ने उन्हें सीईओ अनाउंस कर दिया। पर अब वह कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि राजवंश कॉर्पोरेशन में मेजॉरिटी शेयर्स राजवंश फैमिली के पास ही थी। मिसेज मोहिनी के अनाउंस करते ही आहिल स्टेज पर आया। उसके चाल ढाल और चेहरे में एक राजसी ऑरा निकल रहा था जिसे वहां बैठे सभी लोग महसूस कर पा रहे थे। सभी शेयर होल्डर ये देखकर थोड़ा इम्प्रेस हुए क्योंकि यह ऑरा उन्होंने कभी भी आर्यन में फिल नहीं की थी, पर फिर भी वह पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं थे। उसके स्टेज पर आते ही एक रिपोर्टर पूछ पड़ा, सर जब आप मिस्टर आर्यन राजवंश को सीईओ बनाने वाले थे तो अचानक से यह चेंज क्यों? उसके बाद ही दूसरा रिपोर्टर पूछ पड़ा, सर हम जानना चाहते हैं कि आपने आहिल राजवंश को किस बेसिस पर सीईओ बनाया है। तभी एक लेडी रिपोर्टर उठी और पूछ पड़ी, सर आपने कहा कि आपके कंधों पर 30,000 परिवारों की जिम्मेदारी है, तो क्या आपने अपने छोटे पोते को कंपनी का सीईओ बनाकर उन 30,000 परिवारों को मुश्किल में नहीं डाल दिया है? क्योंकि आपके बड़े पोते मिस्टर आर्यन राजवंश को बिजनेस की नॉलेज है, पर हमने आपके दूसरे पोते की बिजनेस में कभी खबरें नहीं सुनी। तभी एक और रिपोर्टर उठा और वह पूछ पड़ा, मिस्टर राजवंश आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आप काबिलियत को प्रेफर करते हैं चाहे वह कहीं भी हो, तो क्या आज भी आपने काबिलियत को देखते हुए ही मिस्टर आहिल को सीईओ बनाया है? लेकिन हमें उनके काबिलियत के बारे में कुछ क्यों नहीं पता है? उन सभी के सवालों को सुन मिस्टर पुरुषोत्तम ने उन्हें हाथ दिखाकर रोक दिया। उनके रोकते ही सब चुप हो गए। उन्होंने माइक लिया और शांत आवाज में बोले, हम आप सभी के दिलों में उठे सवालों को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं और हम जानते हैं कि इस वक्त पूरा देश हमें देख रहा है। मैं अपने सभी एम्प्लॉयज को आश्वस्त कर देना चाहता हूं क्योंकि मेरे छोटे पोते आहिल राजवंश में ना तो काबिलियत, ना तो टैलेंट और ना ही एक्सपीरियंस की कमी है। मैंने पूरी तरह से सोच समझकर ही 30,000 परिवारों की जिम्मेदारी अपने छोटे पोते पर डाली है। और हाँ जेंटलमैन, मैंने अपने पहले के इंटरव्यू में भी सच कहा था और आज भी जो मैंने किया है वह भी सच है। मैं हमेशा टैलेंट को प्रेफर करता हूँ, चाहे वह हमारे घर में हो या फिर दूसरी जगह। मेरा छोटा पोता आहिल राजवंश मुझे मेरे परिवार में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड और इस कंपनी को संभाल सके इस काबिल लगा, इसलिए मैंने उसे राजवंश कॉर्पोरेशन का सीईओ बनने का फैसला किया। और रही बात काबिलियत की, तो आप सब ने स्काई कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में तो सुना ही होगा, जो पिछले सिर्फ 5 सालों में ही जमीन से उठकर आसमान तक पहुंच गई है। और मैंने देखा भी है कि आम लोगों और कई बिजनेसमैन को स्काई कंस्ट्रक्शन कंपनी की तारीफ करते। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि स्काई कंस्ट्रक्शन कंपनी मेरे छोटे पोते आहिल ने अपने दम पर बिना हमारे सपोर्ट के खड़ी की है। इससे ज्यादा आहिल के काबिलियत का सबूत मैं आप सबको नहीं दे सकता। उनके ये कहते ही कि आहिल स्काई कंस्ट्रक्शन कंपनी का ओनर है, वहां मौजूद सभी शेयर होल्डर, एम्प्लॉयज और मीडिया आउटलेट्स हैरान रह गए। मीडिया बहुत तेज होती है, इसलिए जल्दी से अपने होश में आए और जल्दी जल्दी सब कुछ रिकॉर्ड करने लगे। वही सभी शेयर होल्डर जो अब तक भी बहुत ज्यादा परेशान थे, ये जानते ही कि आहिल स्काई कंस्ट्रक्शन कंपनी का ओनर है, वह लोग पूरी तरह से रिलैक्स हो गए। अगर मिस्टर पुरुषोत्तम ने जो कहा वह सच है तो आहिल आर्यन से कई गुना काबिल था। आज सभी को भरोसा हो गया था कि मिस्टर पुरुषोत्तम सिर्फ काबिलियत को ही प्रेफर करते हैं, तभी तो उन्होंने अपने बड़े बेटे
पोते आर्यन राजवंश की जगह अपने छोटे पोते आहिल राजवंश को सीईओ बनाया क्योंकि वह ज्यादा काबिल था। सभी अनाउंसमेंट कर लेने के बाद मिस्टर एंड मिसेज पुरुषोत्तम राजवंश अपनी जगह पर बैठने चले गए। अब स्टेज पर सिर्फ आहिल मौजूद था और सभी की नजरें सिर्फ उसी पर थी, पर वह कहीं से भी नर्वस नजर नहीं आ रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज, गुरूर, घमंड और कॉन्फिडेंस झलक रहा था, जिसे देख वहां खड़ी सभी लोग हैरान थे कि इतनी कम उम्र में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होना कोई आम बात नहीं थी। वह माइक के पास गया और सभी को देख अपने गंभीर आवाज में बोला, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आप सभी और भी ज्यादा मेहनत और स्मार्टली काम करेंगे, जिससे हम राजवंश कॉरपोरेशन को और भी ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंच सके। थैंक यू। ये बोल वह स्टेज से नीचे उतर गया। उसके शब्द बहुत कम थे, पर वह शब्द इतने ज्यादा भारी लग रहे थे कि वहां खड़े सभी लोगों के अंदर उसकी शब्द सुनकर ही जोश आ गया। ये सब देखकर पूरा राजवंश परिवार मुस्कुराते हुए आहिल के लिए तालियां बजा रहा था, पर सबके अंदर अलग अलग फीलिंग थी। कोई गुस्से, नफरत और जलन की आग में जल रहा था, तो कोई खुशी से आंसू बहा रहा था। किसी के दिल में मिक्सड इमोशन थे, तो किसी के लिए ये राजवंश कॉरपोरेशन सिर्फ एक सीढ़ी थी अपने भाई तक पहुंचाने की। 0/0 एक कमरे में एक आदमी की तेज तेज सांसों की आवाज सुनाई दे रही और एक लड़की की दर्द भारी चीखें सुनाई दे रही थी। उस कमरे के बिस्तर पर एक अधेड़ उम्र का आदमी, जो दिखने में वह आदमी 45-50 साल का लग रहा था, एक लड़की के ऊपर था। वह लड़की दिखाने से 16-17 साल की लग रही थी। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से पूरा गीला हो चुका था। वह दर्द से चिल्लाई जा रही थी, पर उस आदमी को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आ रही थी। वह आदमी लगातार उस लड़की के साथ बहुत ही वाइल्डली इंटीमेट हो रहा था। वह अचानक तेज आहें भरने लगा और कुछ देर बाद निहाल होकर बिस्तर के दूसरी साइड लेट गया। उसने एक नज़र उस लड़की को देखा जो अभी भी दर्द से रो रही थी। वह उसकी ओर मुड़ा और उसके चेहरे को छूते हुए बोला, तुम्हें मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। अगर तुम कर लेती तो तुम्हें थोड़ा कम दर्द होता, पर अफसोस अब तुम्हें ये दर्द 1 महीने तक लगातार सहना पड़ेगा। ये बोल उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। वह लड़की जो अभी तक रो रही थी, वह अपने चेहरे पर दर्द, गुस्सा और नफरत लिए उस आदमी को देख बोली, आपको शर्म नहीं आती? मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ और आपने मेरा रेप किया। मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने मेरे साथ यह सब किया? उसकी बात सुन वह आदमी फिर से उसके ऊपर आ गया और उसके गर्दन में अपना मुंह डाल उसे स्मेल करते हुए सनक भरे अंदाज में बोला, तुमने कुछ नहीं बिगड़ा जाने मन, बिगड़ा तो तुम्हारे खूबसूरत चेहरे ने और खूबसूरत जिस्म ने है, जिसे देख मेरा मन तुम्हें अपना बनाने को कह रहा था और मैं हमेशा अपने मन की सुनता हूँ। देखो मैंने तुम्हारी जिस को पा ही लिया। ये बोल उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई और वह बिना वार्निंग दिए उस लड़की के अंदर इंटर हो गया, जिससे उस लड़की की एक जोरदार चीख उससे पूरे कमरे में गूंज गई। वह उसके साथ फिर से इंटीमेट होने लगा कि तभी उसे दरवाजा खटखटाना की आवाज आई। पहले तो उसने उसे इग्नोर किया, पर जब ये लगातार होता रहा तो उसे गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से अपने नीचे पड़ी उस लड़की को छोड़ा और साइड में रखे बाथरोब से अपने आप को ढकते हुए गुस्से से बोला, किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो साहिल रंधावा के एंजॉयमेंट में रुकावट पैदा कर रहा है? ये बोल उसने झट से दरवाजा खोल दिया तो सामने उसका असिस्टेंट शांतनु खड़ा था, जिसे देख उसकी नजरें आग उगलने लगी, पर उसे ये भी बहुत अच्छे से पता था कि शांतनु कभी भी उसे बेवजह डिस्टर्ब नहीं करता। वह उसे देख अपने हाथ को गले में रगड़ते हुए बोला, अगर इन्फॉर्मेशन बड़ी नहीं हुई तो तुम अपनी जॉब से ही नहीं अपनी जान से भी हाथ धो बैठोगे। उसकी बात सुन शांतनु एक पल के लिए डर गया, पर वह जानता था कि उसकी लाई इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा बड़ी है, इसलिए वह सिर झुकाकर बोला, सर इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ी है। मिस्टर पुरुषोत्तम राजवंश ने राजवंश कॉरपोरेशन का सीईओ आर्यन राजवंश को नहीं बल्कि अपने सबसे छोटे पोते आहिल राजवंश को बनाया है, और यह भी पता चला है कि स्काई कंस्ट्रक्शन कंपनी का ओनर और कोई नहीं बल्कि आहिल राजवंश है, जिसे उसने अपनी मेहनत से खड़ा किया है। ये बोलते ही वह शांत हो गया। वही उसकी बात सुन साहिल रंधावा की आंखें गुस्से से आग उगलने लगी। तभी अचानक वह हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि शांतनु ने डर के मारे 5 कदम पीछे ले लिए। साहिल रंधावा अपनी आंखों में जानलेवा चमक लिए बोला, तो इस बार बुढ़े ने ये खेल खेला है, पर उसे ये नहीं पता कि साहिल रंधावा पूरे राजवंश खानदान पर कुंडली मार के बैठा है। उस बुढ़े ने खेल शुरू तो कर दिया, पर इसे खत्म साहिल रंधावा करेगा। ये बोल वह मुस्कुरा दिया। तारांकन, क्या आहिल के लिए राजवंश कॉरपोरेशन का सीईओ बनना सही डिसीजन रहेगा? तारांकन, आखिर क्या दुश्मनी है साहिल रंधावा की राजवंश परिवार से? तारांकन, क्या राजवंश परिवार बच पाएगा साहिल रंधावा के खतरनाक इरादों से? आप सबको एजा किसी भी नॉवल की रिक्वेस्ट करनी है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, मैं जरूर अपलोड करूंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है मैंने, और प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब FM स्टोरी चैनल।